गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज रिवाइज करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 AS 22 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 और ये ऐसा है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जो इनकम के ऊपर टैक्स लगते हैं, इनकम टैक्स की बात हो रही है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। इनकम के ऊपर जो टैक्स लगते हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उसके ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ऑब्जेक्टिव है टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन इनकम, और जो आपकी इनकम है उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। ये जो आपका एएस है ना, वो मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करता है। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि एक्चुअल टैक्स कितना पे हो रहा है वो नहीं इंपॉर्टेंट है, कितना बन रहा है एज पर द मैचिंग कंसेप्ट, उसकी अकाउंटिंग करता है। ठीक है, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो द कंसेप्ट ऑफ मैचिंग एक्सपेंसेस अगेंस्ट रेवेन्यू। मैचिंग टैक्स एक्सपेंसेस अगेंस्ट द इनकम इज मोर पेक्युलर बिकॉज टैक्सेबल इनकम में बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंटिंग इनकम। आप जो टैक्स पे करते हो वो टैक्सेबल इनकम पे किया जाता है, लेकिन आप जब बुक्स में टैक्स दिखाओगे वो मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से दिखाओगे, जितना एक्चुअल में रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच करने के बाद जो टैक्स बनता है वो आप दिखाओगे, क्योंकि जो एक्चुअल में टैक्स पे किया जाता है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो सकता है। तो ये यस मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन करता है, और ये टैक्सेबल इनकम को उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता, मैचिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होकर टैक्स की कैलकुलेशन करता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेन क्लास में। इसलिए हमने देखा होगा कि जब आप पीएनएल बनाते हो वहां जो टैक्स एक्सपेंसेस आते हैं उसमें करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स दोनों होते हैं। जब आप दोनों को जोड़ते हो वो टोटल टैक्स बनता है एज पर द मैचिंग प्रिंसिपल। लेकिन जो सरकार को हम टैक्स पे करते हैं वो जो होता है वो सिर्फ करंट टैक्स होता है। अगर हम करंट टैक्स को ही रिकॉर्ड करें और बाकी वाला पार्ट छोड़ दें तो आपका जो मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा। क्लियर? इसलिए हम लोग ये AS 22 पढ़ते हैं। आइए, एज पर द AS 22 इनकम का मतलब क्या है। इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। एक अकाउंटिंग इनकम होती है, एक आपकी टैक्सेबल इनकम होती है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एज पर द इनकम, एज पर AS 22 आपकी जो इनकम होती है वो दो टाइप की होती है। वन इज अकाउंटिंग इनकम, द अदर वन इज टैक्सेबल इनकम। जो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है उसके वो टैक्सेबल इनकम हम लोग कैलकुलेट करते हैं एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, और जो एज पर कंपनीज एक्ट आप इनकम कैलकुलेट करते हो वो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 वो आपकी अकाउंटिंग इनकम होती है। तो आपकी जो इनकम है वो दो अलग तरीके की इनकम होती है फॉर द टैक्स पर्पस। हम एज पर द इनकम टैक्स जो टैक्स इनकम कैलकुलेट करते हैं वो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है, और जो एज पर कंपनी एक्ट हम इनकम कैलकुलेट करते हैं फॉर द टैक्स पर्पस वो आपकी क्या होती है, अकाउंटिंग इनकम। डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस होता है। सर दोनों सेम होते हैं? नहीं, दोनों में डिफरेंस होता है। आपने जो इनकम एज पर अकाउंटिंग इनकम कैलकुलेट कर ली कंपनी एक्ट 2013 को फॉलो करके, वो आपकी अकाउंटिंग इनकम है, और जो आपने इनकम टैक्स को एक्ट को फॉलो करके इनकम कैलकुलेट किया वो आपकी टैक्सेबल इनकम है। दोनों सेम नहीं होती हैं, दोनों डिफरेंट होती है। जो दोनों में डिफरेंस का कारण होते हैं वो क्या है? दो कारण है डिफरेंस के, एक आपके परमानेंट डिफरेंसेस है, दूसरा आपका टाइमिंग डिफरेंस है। परमानेंट डिफरेंस वो डिफरेंस होते हैं जो एक पीरियड में ओरिजिनेट होते हैं और वो रिवर्स नहीं होते हैं। ठीक है, एक बार डिफरेंस पैदा हो गया ये कभी भी रिवर्स नहीं होगा। और टाइमिंग डिफरेंस वो होते हैं जो एक पीरियड में ओरिजिनेट होते हैं और दूसरे पीरियड में कभी ना कभी जाके वो रिवर्स हो जाते हैं। एक पीरियड में ओरिजिनेट होते हैं और किसी दूसरे पीरियड में जाके वो क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, उनको बोला जाता है टाइमिंग डिफरेंस। एग्जांपल देखो, डोनेशन है, आपने अकाउंटिंग इनकम निकालते समय डोनेशन माइनस कर दी, टैक्सेबल इनकम निकालते समय डोनेशन माइनस नहीं होगी, इस वजह से दोनों की इनकम का डिफरेंस आ जाएगा। ये आपका परमानेंट डिफरेंस है, क्योंकि डोनेशन का बेनिफिट कभी भी फ्यूचर में जाके डोनेशन टैक्सेबल इनकम में से माइनस नहीं होगी। सिमिलरली पेनल्टी इन वायलेशन ऑफ लॉज, आपने कोई लॉ वायलेट कर दिया, तोड़ दिया, उसकी वजह से आपको पेनल्टी पड़ गई, ये पेनल्टी आप एज पर कंपनी एक्ट एक्सपेंस ट्रीट कर लेते हो, बट इनकम टैक्स इसको कभी भी एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेगा, कभी फ्यूचर में भी नहीं करेगा। तो ये जो डिफरेंस होगा ये आपका परमानेंट डिफरेंस है, जिसकी वजह से दोनों की इनकम में डिफरेंस आ जाता है। ये परमानेंट डिफरेंस है। दूसरा टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस वो होता है कि एक पीरियड में डिफरेंस आता है, अगले पीरियड में वो डिफरेंस रिवर्स हो जाता है। ठीक, डिफरेंस दैट ओरिजिनेट इन वन पीरियड एंड आर कैपेबल और रिवर्सल इन वन और मोर सब्सिक्वेंट पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, बोनस ड्यू बट नॉट पेड, आपने बोनस ड्यू कर दिया, एज पर द कंपनीज एक्ट बोनस एक्सपेंस होता है, पे करो ना करो माइनस कर दोगे इनकम में,
लेकिन एज पर द इनकम टैक्स बोनस तभी माइनस करोगे जब आप पेमेंट करोगे। सपोज करो आपने करंट ईयर में बोनस 10 लाख का पे नहीं किया, डिक्लेयर कर दिया, तो एज पर द कंपनी एक्ट आपको बोनस माइनस करना पड़ेगा, एक्सपेंस। लेकिन इनकम टैक्स उसको एक्सपेंस नहीं मानेगी क्योंकि अभी तक आपने बोनस पे नहीं किया। मान लीजिए अगले साल जाके आपने बोनस को पे कर दिया, तो इनकम टैक्स में अगले साल एक्सपेंस बनेगा और कंपनी एक्ट में इस साल एक्सपेंस बन गया, तो इस साल डिफरेंस आ गया, वो डिफरेंस अगले साल जाके रिवर्स हो गया, तो इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स सिमिलर, आपका जो कंपनी एक्ट है वो आपको प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को एक्सपेंस ट्रीट कर लेता है, इनकम टैक्स नहीं ट्रीट करता। इनकम टैक्स कहता है जिस ईयर में बैड डेट होंगे उस ईयर में एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। सपोज करो आपने करंट ईयर में 10 लाख की प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बना ली है, कोई बैड डेट्स नहीं है, तो आपकी इनकम एज पर द इनकम टैक्स और एज पर द इनकम टैक्स और एज पर द कंपनी एक्ट 10 लाख की इनकम का फर्क आ जाएगा। क्यों? कंपनी एक्ट में आप 10 लाख की इनकम को प्रोविजन को माइनस कर दोगे, इनकम टैक्स में आप 10 लाख माइनस नहीं करोगे क्योंकि इनकम टैक्स को बैड डेट माइनस करेगा। अब 2 साल बाद मान लीजिए 10 लाख के बैड डेट्स हो गए एक्चुअल में 2 साल बाद, तो 2 साल बाद क्या होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट कर चुके हो, तो 2 साल बाद वो 2 लाख रुपया कंपनी एक्ट माइनस नहीं करेगा क्योंकि आप 2 साल पहले ऑलरेडी प्रोविजन माइनस कर चुके हो, तो 2 साल बाद इनकम टैक्स में से बैड डेट माइनस हो जाएंगे। तो अब देखो आज की डेट में प्रोविजन माइनस हुई कंपनी एक्ट में और 2 साल बाद वही सेम अमाउंट बैड डेट के रूप में इनकम टैक्स में से माइनस हो गई है, तो आज का जो डिफरेंस होगा 2 साल बाद रिवर्स हो गया, तो इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। ठीक, नेक्स्ट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये सब जो चीजें होती हैं या डेप्रीशिएशन, ये सब टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आते हैं। क्लियर है आपको? ये दोनों चीजें समझ में आ गई। परमानेंट डिफरेंस क्या होते हैं और टाइमिंग डिफरेंस क्या होते हैं? परमानेंट डिफरेंस वो डिफरेंस होते हैं, देखो डिफरेंस तो आएगा ही आएगा दोनों इनकम में, बहुत सारे कारण है, क्योंकि यहाँ पर जो इनकम निकाल रहे हो एज पर द कंपनी एक्ट निकाल रहे हो, यहाँ पर जो आप इनकम निकाल रहे हो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट निकाल रहे हो, तो दोनों की इनकम में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा ही आएगा। ये डिफरेंस कई कारणों से आ सकता है, कुछ कारण परमानेंट होते हैं, कुछ कारण टेम्परेरी होते हैं। जो परमानेंट डिफरेंस कारण होते हैं वो रिवर्स नहीं होते हैं, एक बार डिफरेंस पैदा हो गया वो दोबारा से डिफरेंस रिवर्स नहीं होगा। ठीक, जिसमें आपका डोनेशन आ गया, पेनल्टी वगैरह होगी, ये इनकम टैक्स कभी भी एक्सपेंस अलाउ नहीं करेगा, तो ये जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज परमानेंट होगा। और जो टाइमिंग डिफरेंस होते हैं वो डिफरेंसेस होते हैं जो एक बार एक खाते में इनकम टैक्स में अलाउ हो जाते हैं, दूसरी बार कंपनी में हो जाते हैं, या एक बार कंपनी एक्ट में अलाउ हो जाते हैं, आगे जाके वही सेम अमाउंट इनकम टैक्स में अलाउ हो जाती है। तो आज का डिफरेंस आगे कभी ना कभी जाके रिवर्स हो जाता है। सपोज करो आप अपने दोस्त के पास जा रहे हो, साथ जा रहे हो, दोस्त पार्टी कर रहे हो, दोस्त आपके ऊपर खर्च कर देता है, तो 6 महीने बाद आप अपने दोस्त के लिए खर्च कर देते हो, तो ये रिवर्सल हो गया ना इस चीज का। लेकिन मान लीजिए आप अपने पापा के साथ जा रहे हो, पापा आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, आप कभी भी जिंदगी में, मेरे को नहीं लगता कि आप पापा के साथ जाओगे, बहुत रेयर कोई चांस हो जाए कि आप अपनी जेब से खर्च करोगे, पापा ही ऑलवेज खर्च करते हैं। तो ये जो ऐसा डिफरेंस होगा वो कभी भी रिवर्स नहीं होता। दोस्तों के डिफरेंस ऑलवेज रिवर्स हो जाते हैं। अब मेरे को कोई चीज लेके दोगे तो ऑफकोर्स जब मैं ओकेशन आएगी तो मैं आपके वो चीज लेके दे दूंगा, तो वो आपने बेनिफिट आज मेरे को दिया, आगे जाके मैंने आपको दे दिया, तो वो जो बेनिफिट है वो रिवर्स हो गया। सिमिलरली जब आप अपने फादर के साथ जा रहे हो तो फादर अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन उसका कभी भी रिवर्सल नहीं होता, वो आपके परमानेंट डिफरेंस रहते हैं। फादर इज ऑलवेज फादर, यू कैन नॉट बी फादर ऑफ योर फादर। ठीक है, आप उनके बाप नहीं बन सकते, वही बाप रहेंगे, वो डिफरेंस ऑलवेज परमानेंट है। लेकिन दोस्त के केस में हमारा जो एडजस्टमेंट होती है वो टाइमिंग डिफरेंस होता है। आज आपकी जेब में है तो कल अगले की जेब में होगा, आज अपनी जेब से खर्च कर दोगे कल अगली अपनी जेब में से खर्च कर देगा, वो जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस। क्लियर है ये बात? और परमानेंट डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। कौन कौन से कारण है जहां पे टाइमिंग डिफरेंस आता है वो मैंने आपको बता दिया। बोनस हो गया, इनकम टैक्स बोनस पेमेंट बेसिस पर अलाउ करता है और कंपनी अक्रूवल बेसिस पे अलाउ कर देता है। तो अगर सेम ईयर में अक्रू और सेम ईयर में पे हो जाए फिर तो दोनों अलाउ कर देंगे, लेकिन एक ईयर में अक्रू हो रहा है एक ईयर में पे हो रहा है तो कंपनी एक्ट एक ईयर में अलाउ कर देगी, वही अमाउंट इनकम टैक्स उस ईयर में अलाउ कर देगा जिस ईयर में पे हो जाएगा। तो दोनों में माइनस तो हुआ, लेकिन दोनों में माइनस जो ईयर्स हैं वो डिफरेंट है। आज कंपनी एक्ट अलाउ कर रहा है, 2 साल बाद जब आपने बोनस पे कर दिया तो इनकम टैक्स अलाउ कर रहा है, तो टाइमिंग डिफरेंस हो गया। प्रोविजन का भी मैंने आपको बता दिया, प्रोविजन भी बता दिया। आज आपने प्रोविजन बनाई, कंपनी एक्ट ने आज आपको प्रोविजन को अलाउ कर दिया, आज आपने प्रोविजन बनाई, कंपनी एक्ट ने वो प्रोविजन आज अलाउ कर दिया, आपको एक्सपेंस ट्रीट कर दिया आपने। लेकिन क्योंकि आप बैड डेट्स नहीं हुए तो इनकम टैक्स ने नहीं अलाउ किया, 2 साल बाद या 3 साल बाद जाके इसी प्रोविजन के बैड डेट्स हो गए, तो उस 3 साल बाद जाके तो वो बैड डेट्स इनकम टैक्स ने एक्सपेंस ट्रीट कर लेना है,
उस ईयर में, क्योंकि कंपनी एक्ट में प्रोविजन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, तो उस समय जाके वो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, तो ये जो टाइमिंग डिफरेंस आज आया था वो आगे जाके 3 साल बाद रिवर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ESI, ये क्या होता है? इसमें भी सेम होता है, इनकम टैक्स पेमेंट बेसिस के ऊपर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को एक्सपेंस ट्रीट करता है और कंपनी एक्ट ड्यू बेसिस पे ट्रीट कर लेता है। आज आपने एम्प्लॉयर बेनिफिट को रिकॉर्ड कर लिया कि हमने एम्प्लॉयर को बेनिफिट दिया या कॉन्ट्रीब्यूशन किया एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड के लिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया लेकिन पे नहीं किया, तो कंपनी एक्ट ने तो एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। इनकम टैक्स उस ईयर में अलाउ करेगा जिस ईयर में आप पेमेंट करोगे, जमा करोगे, डिपॉजिट करोगे सरकार के पास, PF कॉन्ट्रीब्यूशन, ESI कॉन्ट्रीब्यूशन उस ईयर में अलाउ करेगा। तो अगर तो ये दोनों चीजें सेम ईयर में हो जाती हैं, प्रोविजन भी और पेमेंट भी सरकार के पास, डिपॉजिट भी, तो सेम ईयर में अलाउ हो जाता है। लेकिन मान लीजिए इस ईयर में आपने प्रोविजन बनाई है और पेमेंट आपने 10 साल बाद जाके की है, तो इनकम टैक्स आपको 10 साल बाद अलाउ करेगा, आज नहीं अलाउ करेगा। तो ये टाइमिंग डिफरेंस 10 साल बाद रिवर्स हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको दोनों डिफरेंस आई होप समझ में आ गए होंगे। इन वजहों से आपकी अकाउंटिंग इनकम और आपकी टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस आ जाता है। अब जो परमानेंट डिफरेंस आते हैं, इसका कोई जो भी नुकसान हो गया, इसका कोई ना तो DTA बनता है ना DTL बनता है। ठीक, ना तो परमानेंट डिफरेंस डज नॉट रिजल्ट इन DTA और DTL। परमानेंट डिफरेंस है ना तो DTA बनता है और ना ही आपका DTL बनता है, कुछ भी नहीं बनता। ना तो ये कंपनसेट करना पड़ता है, ना ही इसका कोई बेनिफिट मिलता है। आप ज्यादा भी पे कर दोगे ना ही इसका बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप कम पे कर देते हो तो ना ही इसका कोई नुकसान आपको फ्यूचर में जाके भरना पड़ेगा। क्लियर, ये आपका परमानेंट डिफरेंस है। लेकिन जो टाइमिंग डिफरेंस होता है ना, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। सपोज करो, कैसे? मान लीजिए आपकी अकाउंटिंग इनकम है, मान लीजिए आपकी अकाउंटिंग इनकम है 10 लाख और आपकी टैक्सेबल इनकम मान लीजिए 12 लाख, तो डिफरेंस कितना आ गया? 2 लाख का। और ये टाइमिंग डिफरेंस है, ये आपका टाइमिंग डिफरेंस है। आज आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है और ये 2 लाख का डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस है, आगे जाके रिवर्स हो जाएगा ये डिफरेंस। एक समय ऐसा आएगा जहां पे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी इसी आइटम की वजह से, और अकाउंटिंग इनकम बढ़ जाएगी इसी आइटम की वजह से, रिवर्स हो जाएगा। तो आज हम 2 लाख के ऊपर ज्यादा टैक्स, सरकार हमसे 12 लाख के ऊपर टैक्स ले लेगी, तो हम 2 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स पे कर देंगे, 10 लाख के ऊपर हम पे करने को तैयार है। और टैक्सेबल इनकम 12 लाख है तो सरकार हमें 2 लाख के ऊपर ज्यादा टैक्स ले रही है। अब ये 2 लाख के ऊपर मान लीजिए 30% के हिसाब से सरकार ने हमसे 60,000 का क्या ले लिया? टैक्स ले लिया एक्स्ट्रा। हमें मालूम है कि फ्यूचर में जाके इसका हमें बेनिफिट मिल जाएगा, इस जो आपने भरा हुआ है ना आगे जाके फ्यूचर में ये रिवर्स हो जाएगी सिचुएशन, और जो आपने एक्स्ट्रा भरा हुआ है ये आगे जाके आपके टैक्स को बचा देगा। तो आप ये एक्स्ट्रा जो टैक्स भरा हुआ है इसको आप डेफर्ड टैक्स एसेट बना लोगे। ठीक है, सिमिलरली ध्यान दीजिए, उल्टी सिचुएशन ले लेते हैं। अकाउंटिंग इनकम आपकी 15 लाख की है, ठीक है, और टैक्सेबल इनकम मान लीजिए आपकी 10 लाख की है। 5 लाख का टाइमिंग डिफरेंस आ गया है, 5 लाख का टाइमिंग डिफरेंस आ गया है, ये आगे जाके रिवर्स हो जाएगा। मतलब आगे जाके इस आइटम की वजह से आगे जाके ऐसा होगा कि आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो जाएगी 5 लाख से और आपकी अकाउंटिंग इनकम कम हो जाएगी। आज आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम कम है, 5 लाख का डिफरेंस आया है। ये 5 लाख अगर टाइमिंग डिफरेंस है तो फ्यूचर में जाके क्या होने वाला है? ऐसा होगा कि जब आपकी इस आइटम की वजह से टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा होगी और अकाउंटिंग इनकम 5 लाख से कम हो जाएगी, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तभी तो टाइमिंग डिफरेंस है। अब आप देखो, सरकार आपसे 10 लाख के ऊपर टैक्स लेगी, सरकार आपसे टैक्सेबल इनकम के ऊपर ही टैक्स लेती है ना सरकार, तो सरकार आपसे 10 लाख के ऊपर टैक्स लेगी और अकाउंटिंग इनकम आपकी 15 लाख है, आप 15 लाख पे करने को तैयार हो, सरकार आपसे लेगी कितना? 10 लाख पे, तो आपका 5 लाख के ऊपर टैक्स सेविंग होगी इंटू 30%, 1,50,000। लेकिन आप जानते हो कि फ्यूचर में इसका बेनिफिट आपको देना पड़ेगा, कभी ना कभी ये आपको रीपे करना पड़ेगा जब टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स होएगा। तो आपको ये बचत नहीं हुई, ये आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गया, तो इससे आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए परमानेंट डिफरेंस है, मान लीजिए सेम ये आपका अकाउंटिंग इनकम है, मान लीजिए 10 लाख, आपकी टैक्सेबल इनकम है मान लीजिए 15 लाख, 5 लाख का डिफरेंस आ गया। और ये 5 लाख
आपका क्या गया, परमानेंट डिफरेंस है, पीडी है, ठीक है। सरकार आपसे कितना टैक्स लेगी, 15 लाख, आपके हिसाब से कितना बनता है, 10 लाख, आपको 15 लाख के ऊपर ही पे करना पड़ेगा, और इसका कोई बेनिफिट भी आपको नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर जो आप पे कर दोगे उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे टाइमिंग डिफरेंस ना होने की वजह से ना तो डीटीए बनेगा ना ही डीटीएल बनेगा, आपको चुप करके 15 लाख के ऊपर जितना भी टैक्स बनता है वही आपका क्रेडिट टैक्स बन जाएगा। इसका कोई ना तो आपको बेनिफिट बनेगा ना ही आपकी कोई लायबिलिटी। सपोज उल्टी सिचुएशन होती, यहाँ पर 20 लाख होता, यहाँ पर 20 लाख होता, तो आपको 15 लाख के ऊपर टैक्स पे करना, आपका 5 लाख का टैक्स बच जाता, तो वो आपकी सेविंग हो जाती, आपको इसका कोई बेनिफिट का रिवर्स नहीं करने की जरूरत है, ये आपका बेनिफिट बन जाता। आपको करंट टैक्स 15 लाख के ऊपर ही पे करना पड़ता, 5 लाख का जो बेनिफिट हो गया आपका, जिसके ऊपर टैक्स बच गया आपका, वो आपको कभी भी जिंदगी में पे नहीं करना पड़ता, तो आपकी इनकम बन जाती, बेसिकली आपको फायदा हो गया। तो आपका करंट टैक्स 15 लाख के ऊपर आता, यहाँ पे आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि ये रिवर्स होने वाली सिचुएशन नहीं है। तो इसलिए अगर परमानेंट डिफरेंस आएगा तो उस पर ना तो डीटीए बनेगा, जितना टैक्स बनता है वो करंट टैक्स बन जाएगा, ना तो डीटीए आएगा ना डीटीएल आएगा। लेकिन जो टाइमिंग डिफरेंस है उसकी वजह से आपका, अगर आप ज्यादा पे कर देते हो, टैक्स ज्यादा पे कर देते हो, टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम अगर ज्यादा है तो आप ज्यादा टैक्स पे करते हो, तो उससे आपका डीटीए बन जाता है। और अगर रिवर्स सिचुएशन है, रिवर्स सिचुएशन क्या होगी, आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, उस केस में क्या हो जाएगा, रिवर्स सिचुएशन क्या है, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम है, तो आप कम टैक्स पे करोगे, तो वहां पे आपकी डीटीएल बन जाएगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। क्लियर, ये सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस से होगा। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है तो आप ज्यादा टैक्स पे करोगे, करंट टैक्स आपका ज्यादा होगा, तो दैट मींस आपका वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो ऊपर जो आपने टैक्स पे कर देना वो आपका डीटीए बन जाएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा। और अगर आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है और टैक्सेबल इनकम कम है, तो आप कम टैक्स पे करोगे, जो टैक्स की सेविंग होगी वो आपको फ्यूचर में जाके पे करनी पड़ेगी, वो अमाउंट आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। क्लियर, कंसेप्ट ऑफ टैक्सेस ऑन इनकम एज पर AS 22, टैक्सेस ऑन इनकम। अब इनकम में टैक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, एक तो हमने इनकम के बारे में बात कर ली है कि इनकम किस टाइप की होती है, एक तो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है, दूसरी आपकी अकाउंटिंग इनकम होती है। अब टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, देखो, एक होता है टैक्स एक्सपेंसेस जो अकाउंटिंग इनकम के ऊपर निकलते हैं, और एक होता है करंट टैक्स जो टैक्सेबल इनकम के ऊपर कैलकुलेट करता है। टैक्स एक्सपेंसेस आर चार्ज और क्रेडिट टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये जो टैक्स एक्सपेंसेस है ये P&L में जाते हैं। ये करंट टैक्स जो होता है ये सरकार को पे होता है, ठीक है। टैक्स एक्सपेंसेस में आपका करंट टैक्स भी होता है और प्लस माइनस डेफर्ड टैक्स भी होते हैं, ठीक है। ये टोटल आपके टैक्स एक्सपेंसेस है जो P&L में जाएंगे, ये एज पर द मैचिंग कंसेप्ट निकलते हैं। और जो करंट टैक्स होता है, नॉर्मली अगर आपका परमानेंट डिफरेंस नहीं है, अगर आपका परमानेंट डिफरेंस नहीं है तो अकाउंटिंग इनकम के ऊपर जो टैक्स बनता है, अगर आपका परमानेंट डिफरेंस नहीं है, ध्यान से सुनना इस बात को, तो आपका जो अकाउंटिंग इनकम के ऊपर टैक्स बनते हैं वो आपके टैक्स एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। अगर आपका परमानेंट डिफरेंस नहीं है तो जो आपकी अकाउंटिंग इनकम के ऊपर टैक्स बनेंगे वो टैक्स एक्सपेंसेस होंगे, और यही टैक्स एक्सपेंसेस आपके P&L में डेबिट होंगे, ठीक है। टैक्स एक्सपेंसेस में दो चीजों का प्लस माइनस होगा, करंट टैक्स और प्लस माइनस डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स वो है जो आपके टेम्परेरी डिफरेंस वाले पार्ट पे बनता है, करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स क्या होते हैं, करंट टैक्स वो होते हैं, इट इज अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिटरमिन्ड टू बी पेबल और रिकवरेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर ए पीरियड। जो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है उसके ऊपर जो टैक्स की कैलकुलेशन होती है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। देखो, टैक्सेबल इनकम एज पर द इनकम टैक्स एक्ट निकलेगी, टैक्सेबल इनकम एज पर द इनकम टैक्स एक्ट निकलेगी, उसके ऊपर जो आपका टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो आपका करंट टैक्स होगा। करंट टैक्स इज डिटरमिन्ड ऑन टैक्सेबल इनकम, दैट इज करंट टैक्स। जो आपकी टैक्सेबल इनकम एज पर इनकम टैक्स निकाली आपने, जो भी आपके टैक्स रेट आप उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपके पास करंट टैक्स आ जाएगा। और डेफर्ड टैक्स क्या, ये टोटल टैक्स एक्सपेंसेस क्या होंगे, करंट टैक्स निकाल लीजिए, फिर आप डीटीए डीटीएल निकाल लीजिए, प्लस माइनस करोगे तो आपके पास टोटल टैक्स एक्सपेंसेस आ जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो करंट टैक्स है जो आपने कैलकुलेट किया, उसमें अगर डेफर्ड टैक्स है, ध्यान देना, अगर डेफर्ड टैक्स होगा तो माइनस आपने ज्यादा पे कर दिया तो डीटीए वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, ये आपका टैक्स एक्सपेंसेस बनेगा, माइनस होएगा। और करंट टैक्स है और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी है, डीटीएल है, तो वो डीटीएल वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, तो आपके टैक्स एक्सपेंसेस बनेंगे, ठीक है। करंट टैक्स में आपके टैक्स एक्सपेंसेस, आप ध्यान देना, डीटीए कब बनता है, जब आपने ज्यादा टैक्स पे किया हो, तो आपके टैक्स एक्सपेंसेस कम बनेंगे ना। उस केस में आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया तो डीटीए वाला पार्ट माइनस कर दिया, तो आपके टैक्स एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। और डीटीएल कब बनता है, जब आपने कम टैक्स पे किया हो,
तो आपने कम टैक्स पे किया प्लस ये डीटीए वाला पार्ट, ये आपके टोटल टैक्स एक्सपेंसेस बन जाएंगे। तो आपके टैक्स एक्सपेंसेस में करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स दोनों जुड़े हुए होते हैं। डेफर्ड टैक्स के बाद डीटीएल वाला पार्ट भी हो सकता है, डीटीए वाला पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं डेफर्ड टैक्स। ये एसेट भी हो सकता है और लायबिलिटी। तो टैक्सेबल इनकम तो करंट टैक्स को कैलकुलेट करना आता ही है। करंट टैक्स में क्या है, आप सबसे पहले क्या करोगे, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले आपको टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर जो भी टैक्स रेट है मल्टीप्लाई कर देना है, उससे आपका करंट टैक्स आ जाएगा। ठीक, उसके बाद टोटल टैक्स एक्सपेंसेस कैसे पता चलेंगे, आप डीटीए डीटीएल निकाल लीजिए और वो प्लस माइनस कर दीजिए। आपके पास पहले आप क्या निकालोगे, टेम्परेरी डिफरेंस निकालोगे। टेम्परेरी डिफरेंस पे डीटीए बन रहा है, डीटीएल बन रहा है, वो निकाल लीजिए, वो आपके करंट टैक्स में प्लस माइनस कर दीजिए, आपके टोटल टैक्स एक्सपेंसेस बन जाएगी। और ये जो टैक्स एक्सपेंसेस ही हैं जो पीएल में डेबिट होते हैं, ये बात क्लियर है आपको। नेक्स्ट है आपका डेफर्ड टैक्स। नो, व्हाट इज डेफर्ड टैक्स, ये मैंने आपको बता दिया। जो आप टाइमिंग डिफरेंस आता है, जो परमानेंट डिफरेंस छोड़ दीजिए, जो अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में टाइमिंग डिफरेंस आता है, उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो आपका डेफर्ड टैक्स होगा। वो एसेट भी हो सकता है, वो लायबिलिटी भी हो सकता है। मैं दोबारा बता रहा हूं, जो टाइमिंग डिफरेंस होगा उसके ऊपर जो बनेगा टैक्स रेट से, वो आपका डेफर्ड टैक्स होगा। और ये आपका एसेट भी हो सकता है और ये आपका लायबिलिटी भी हो रहा है। क्लियर है। जो आपका टाइमिंग डिफरेंस है अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में, जो आपका टाइमिंग डिफरेंस है उसके ऊपर टैक्स रेट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका डेफर्ड टैक्स बन जाएगा। वो डेफर्ड टैक्स मैंने आपको बता दिया, वो डेफर्ड टैक्स एसेट भी हो सकता है आपका और वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी हो सकता है। एसेट कब बनेगा, जब आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगी और अकाउंटिंग इनकम कम होगी, तो क्या बनेगा, आपका डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा। और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम कम है और आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है और एज ए रिजल्ट टाइमिंग डिफरेंस आता है, उसकी वजह से आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। क्लियर है। चलें आगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले डेफर्ड टैक्स एसेट के बारे में बात कर रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया। वैसे तो क्या होता है डेफर्ड टैक्स एसेट, इफ द टाइमिंग डिफरेंस रिजल्ट इन टैक्सेबल इनकम एक्सीड अकाउंटिंग इनकम। ठीक है, और टैक्स इफेक्ट ऑन सच डिफरेंस इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स। यानी कि ये होता है आपका डीटीए कैसे बनता है, टैक्सेबल इनकम माइनस अकाउंटिंग इनकम। अगर ये टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आ रहा है, ये अगर ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, ड्यू टू टीडी लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है, ड्यू टू टीडी, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आ रहा है, उनके ऊपर अगर आप टैक्स रेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, डीटी आ जाएगा। जब आपकी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा होगी और आपकी अकाउंटिंग इनकम कम होगी, ठीक है, और वो जो डिफरेंस दोनों का है वो ड्यू टू टेम्परेरी डिफरेंस है, उसका जो टैक्स अफेक्ट करोगे, टैक्स रेट है ये, ठीक है, टैक्स रेट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा। इफ द टाइमिंग डिफरेंस रिजल्ट इन टैक्सेबल इनकम एक्सीड अकाउंटिंग इनकम, टैक्स इफेक्ट ऑन सच डिफरेंस रिजल्ट इन डीटीए, उससे आपका क्या बन जाता है, डीटीए बन जाता है। ठीक, तो डीटीए इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम माइनस अकाउंटिंग इनकम और रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। डेफर्ड टैक्स एसेट आपने एक बार बना लिया, ध्यान देना इस बात को। जब आपका डेफर्ड टैक्स एसेट एक बार बन गया तो उसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो क्या आप डीटीए को रिकॉग्नाइज करोगे? डेफर्ड टैक्स एसेट अगर बन रहा है तो आपको ना उसको रिकॉग्नाइज करने से पहले ये चेक कर लेना कि उसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। अगर फ्यूचर में बेनिफिट, देखो डेफर्ड टैक्स एसेट में क्या है, आपने ज्यादा टैक्स भर दिया, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से ज्यादा टैक्स भर दिया, अब इस टैक्स का फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके हिसाब से आप इसको रिकॉग्नाइज करोगे। अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि फ्यूचर में आपको टैक्स ही नहीं पे करना पड़ेगा, तो चाहे टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स भी हो जाए तभी आपका डेफर्ड टैक्स एसेट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि अगर आप डीटीए बना रहे हो तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलना चाहिए। ठीक, ऐसा सिचुएशन हो सकती है कि आज तो आपने डेफर्ड टैक्स एसेट बना लिया लेकिन फ्यूचर में टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स तो हो जाएगा लेकिन आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी, जिस वजह से आपका डेफर्ड टैक्स बनने के बावजूद भी उसका फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो आप डेफर्ड टैक्स एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। तो वहां पे आपका टैक्स एक्सपेंसेस और करंट टैक्स सेम हो जाएगा, टैक्स एक्सपेंसेस और करंट टैक्स वहां पे
सेम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे डीटीए क्रिएट करोगे ही नहीं आप। क्लियर है? ये इसकी सिचुएशन दो है। अगर आपके पास ऑलरेडी लॉसेस है, रिकॉग्निशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट बन तो रहा है, टाइमिंग डिफरेंस आ गया, पर आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना है। टाइमिंग डिफरेंस आया जिसकी वजह से टैक्सेबल इनकम अकाउंटिंग इनकम से ज्यादा है और उस पर डेफर्ड टैक्स बन रहा है, बट आपको उसे बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना, वो दो सिचुएशन में डिपेंड करता है। ठीक है? अगर आपके पास ऑलरेडी अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, तो आपको वर्चुअल सर्टेनिटी होनी चाहिए बाय कन्विंसिंग एविडेंस दैट फ्यूचर में सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम आएगी और फिर आप इस डेफर्ड टैक्स एसेट का इस्तेमाल कर लोगे। ठीक? मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है और कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है और कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है, तो आपके पास लॉस मेकिंग कंपनी हो आप, आपके पास अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कब आता है? आपको लॉस आ जाता है तो आप डेप्रिसिएशन को अनअब्जॉर्ब में कर देते हो, और आपके पास लॉसेज भी हैं तो आप लॉस मेकिंग कंपनी हो। तो देयरफॉर ये चांस है कि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट ना मिले। तो अगर फ्यूचर में प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो आप डीटीए का इस्तेमाल कहाँ करोगे? फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा तो ही आपकी लायबिलिटी आएगी ना टैक्स की, तो ही आप इस्तेमाल करोगे। तो ऐसे केस में आपको डीटीए बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डीटीए को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। सर अगर हम करना चाहें, अगर आप वर्चुअली सर्टन हो, सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस कि फ्यूचर में बेनिफिट आएगा, फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, फ्यूचर में आप इतना ग्रो कर लोगे, देन आप उसको डीटीए को रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड करोगे। कैसे पता चलेगा वर्चुअली सर्टन है कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगी? वर्चुअली सर्टेनिटी का मतलब क्या है? ठीक, वर्चुअली सर्टन कैन नॉट बी बेस्ड मेयरली ऑन फोरकास्ट ऑफ परफॉर्मेंस सच एज बिजनेस प्लान। ये इस पे बेस नहीं होगा कि आपने प्लान किया कि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, इस पे रिलाई नहीं करेंगे हम लोग। एविडेंस यहां पर होने चाहिए, इज ए मैटर ऑफ फैक्ट टू बी कन्विंसिंग, एविडेंस शुड बी अवेलेबल एट द रिपोर्टिंग डेट इन ए कंक्रीट फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास प्रॉफिटेबल बाइंडिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर हो, आपके पास कैंसलेशन ऑफ विच विल रिजल्ट इन पेमेंट ऑफ हैवी डैमेज बाय द डिफॉल्टिंग पार्टी, तो ही आप जाके उसको डीटीए बनाओगे, अदरवाइज नहीं बनाओगे। इसका मतलब ये कि इस केस में तो आपको डीटीए बनाना ही नहीं चाहिए, इस केस में तो आपको डीटीए को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। इसकी एक्सेप्शन है, इस केस में डीटीए तभी रिकॉग्नाइज होगा जब आप वर्चुअली सर्टन हो विद कन्विंसिंग एविडेंस कि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, तभी आप डीटीए बनाओगे। वर्चुअली सर्टन होने के लिए आपके जो एविडेंस होने चाहिए वो फैक्ट बेस्ड एविडेंस होने चाहिए। ठीक है, वो एस्टिमेशन बेस्ड एविडेंस नहीं होने चाहिए कि आपने एस्टिमेशन किया कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा, नहीं, फैक्ट बेस्ड एविडेंस होने चाहिए। और ये जो फैक्ट बेस्ड एविडेंस है ये रिपोर्टिंग डेट को आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि आपके पास एक प्रॉफिटेबल बाइंडिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर है, प्रॉफिटेबल बाइंडिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर है जिसकी कैंसलेशन करने पर ह्यूज पेनल्टी पे करनी पड़ेगी डिफॉल्टिंग पार्टी को, तो मानेंगे ये एक फैक्ट है कि आपके पास एक ऑर्डर है और इसकी वजह से आपको फ्यूचर में प्रॉफिट आएंगे, जिसकी वजह से फ्यूचर में टैक्स लायबिलिटी आएगी और आप डीटीए का इस्तेमाल कर लो। ठीक है, इस केस में आपने एक ही एक्सेप्शन में आपका डीटीए बन सकता है। अगर ये वाला केस है, नॉर्मल केसेस है, ठीक है, तो डीटीए रिकॉग्नाइज करना है एंड कैरी फॉरवर्ड ओनली अगर आपको रीजनेबल सर्टेनिटी है कि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम्स आएंगी जिस पे टैक्स लायबिलिटी आएगी और वहां हम इस डीटी का इस्तेमाल कर लोगे। ध्यान देना, यहां पर आपके पास क्या है? वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस, और यहां आपके पास क्या है? रीजनेबल सर्टेनिटी। अगर आपके पास ऑलरेडी अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड लॉसेज, अगर आपके पास ऑलरेडी अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज है, तो आप ऑलरेडी लॉस मेकिंग हो, तो आपको डीटीए नहीं बनाना चाहिए। बट अगर आप वर्चुअली सर्टन हो और कन्विंसिंग एविडेंस है तो ही आप डीटीए बनाओगे, अदरवाइज नहीं। कन्विंसिंग एविडेंस और वर्चुअली सर्टेनिटी का मतलब इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट, एविडेंस शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स ऑन द डेट ऑफ रिपोर्टिंग। जिस दिन आप रिपोर्ट कर रहे हो उस दिन कि फ्यूचर में आपके पास टैक्सेबल इनकम आएगी और वहां पे टैक्स लायबिलिटी आएगी, उस पर आप डीटी का इस्तेमाल कर लोगे। ठीक है, अगर आप अदर केसेस की बात करो, इन एनी अदर केसेस रीजनेबल सर्टेनिटी भी चल जाएगी। रीजनेबल सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि अगर पास्ट रिकॉर्ड को देख के लगता है कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो हमको फैक्ट इतने स्ट्रांग नहीं चाहिए, हम उस पर रिलाई करके ये मान लेंगे कि आप डीटी का इस्तेमाल फ्यूचर में कर लोगे, तो आपको डीटीए रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। आई होप यू दिस इज क्लियर। ठीक है, तो डीटीए की रिकॉग्निशन का कंसेप्ट समझ में आ गया। दूसरा,
रिव्यू, आपको ध्यान देना, हम डीटीए के बारे में बात कर रहे हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट के बारे में बात कर रहे हैं। डीटीएल की अभी तक हमने डिस्कशन शुरू नहीं किया, हम सिर्फ डीटीए के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, डीटीए का मतलब क्या है? पहला पॉइंट में मतलब हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या हो गया कि उसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है। तीसरा, डीटीए को आपको रिव्यू करना है रेगुलर बेसिस के ऊपर। एक बार आपने डीटीए बना लिया, जब तक आपको उसका बेनिफिट नहीं रियलाइज हो जाता तो आपको हर बैलेंस शीट डेट को रिव्यू करते रहना है। और जब आपको लगेगा कि डीटीए का बेनिफिट नहीं मिलने वाला तो आप उसको डीटीए को डी रिकॉग्नाइज कर दो। डीटीए एक बार क्रिएट कर लिया, डीटीए एक एसेट है, एसेट तभी रिकॉर्ड होता है जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला हो। तो अगर आपको फ्यूचर में जाके लगता है, आज तो आपको लग रहा है कन्विंसिंग एविडेंस है, वर्चुअल सर्टिनिटी है कि डीटीए का बेनिफिट मिल जाएगा, या दूसरे केस में रीजनेबल सर्टिनिटी है कि डीटीए का बेनिफिट मिल जाएगा, तो आपने उसको एसेट ट्रीट कर लिया। लेकिन आने वाले समय में अगर आपके मन बदल गया, फैक्ट्स बदल गए, तो आपको डीटीए को डी रिकॉग्नाइज भी करना हो। या उल्टा केस है, आज आपने डीटीए को रिकॉग्नाइज नहीं किया क्योंकि आपको लगता है कि उसका बेनिफिट फ्यूचर में नहीं मिलेगा, ना तो आपके पास वर्चुअल सर्टिनिटी है, ना ही कन्विंसिंग एविडेंस है, और अगर दूसरा केस है रीजनेबल सर्टिनिटी भी नहीं है जिससे आपको लगता है कि डीटीए का बेनिफिट मिलेगा, तो आज आप डीटीए को रिकॉर्ड नहीं कर रहे। लेकिन फ्यूचर में जाके जब चीजें बदल जाएंगी, तब आपकी कन्विंसिंग एविडेंस पैदा हो गए, तो आपको लगेगा कि डीटीए का बेनिफिट मिल जाएगा, तो उस समय जाके आप डीटीए रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। तो आपको इसको रिव्यू करना है। दो सिचुएशन है, आज की डेट में आपने डीटीए क्रिएट कर लिया ये सोच के कि आपको इसका फ्यूचर में बेनिफिट होगा। दोनों केस में अगर लॉस वाला केस है तो उसमें आपको कन्विंसिंग एविडेंस और वर्चुअल सर्टिनिटी चाहिए, और अदर केसेस आपको रीजनेबल सर्टिनिटी चाहिए। इन दोनों में से एक केस में आप फॉल कर गए, इसलिए आपने उसको डीटीए क्रिएट कर लिया। आगे जाकर सिचुएशन बदल गई तो आपको रिव्यू करना है। आगे जाके सिचुएशन बदल गई, और जब आपने सिचुएशन बदली तो आपको ना तो कन्विंसिंग एविडेंस मिल रहे हैं, और ना ही अगर दूसरा केस है तो रीजनेबल सर्टिनिटी हो रही है, तो आपको डीटीए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में आप अपने डीटीए को डी रिकॉग्नाइज कर दोगे, खत्म कर दोगे। क्लियर है? दूसरा केस, आज आपने डीटीए नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि ना तो लॉस के केस में आपके पास कन्विंसिंग एविडेंस है, वर्चुअल सर्टिनिटी है, और अदर केस में आपके पास रीजनेबल सर्टिनिटी भी नहीं है, तो आपने उसको नहीं रिकॉर्ड किया। लेकिन फ्यूचर में जाते हो तो आपकी चीजें बदल जाती हैं, और आप रियलाइज करते हो कि अब आपके पास वर्चुअल सर्टिनिटी है और विद कन्विंसिंग एविडेंस, या फिर दूसरा केस है तो आपके पास रीजनेबल सर्टिनिटी है, तो उस जगह जाके पहले आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, आज आपको लगता है कि देयर इज ए रीजनेबल सर्टिनिटी और देयर इज ए वर्चुअल सर्टिनिटी विद कन्विंसिंग एविडेंस, तो आप उस दिन जाके दोबारा से डीटीए को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो आपको रिव्यू जरूर करना पड़ेगा अपने डीटीए और डीटीए को रिव्यू रेगुलर बेसिस के ऊपर। जब तक आपको उसका बेनिफिट मिल नहीं जाता, आप तब तक उसको बार बार रिव्यू करते रहोगे। रिव्यू एंड रीअसेसमेंट ऑफ डीटीए। रिव्यू, द कैरिंग अमाउंट ऑफ डीटीए शुड बी रिव्यूड एट ईच बैलेंस शीट डेट। कैरिंग अमाउंट ऑफ डीटीए को आप रिव्यू करोगे एट ईच बैलेंस शीट डेट, हर बैलेंस शीट डेट को आप उसको रिव्यू करोगे एक बार डीटीए बन गया तो, ठीक। द एंटरप्राइज शुड राइट डाउन द कैरिंग अमाउंट ऑफ डीटीए टू द एक्सटेंट दैट इट इज नो लॉन्गर रीजनेबल सर्टन और वर्चुअली सर्टन एज द केस मे बी, दैट सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम विल बी अवेलेबल अगेंस्ट विच डीटीए कैन बी रियलाइज। ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि एक बार डीटीए आपने क्रिएट कर लिया और फ्यूचर में जाके किसी बैलेंस शीट डेट को आपको लगे कि अब नो लॉन्गर, ना तो ये रीजनेबल सर्टन है और ना ही वर्चुअल सर्टन है, एज द केस में भी, तो आप उसको डी रिकॉग्नाइज कर दोगे, ठीक है। अगर उल्टा केस है तो उल्टा भी चलेगा कि आपने पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया था, अब उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। रीअसेसमेंट, एट ईच बैलेंस शीट डेट एंटरप्राइज शुड रीअसेस द अनरिकॉग्नाइज्ड डीटी। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका अनरिकॉग्नाइज्ड डीटी है तो आप उसको अगली बैलेंस शीट डेट में जाके रीअसेस करोगे कि भाई रिकॉग्नाइज करना तो नहीं है, क्योंकि उस समय तो आपने इनिशियली तो रिकॉग्नाइज नहीं किया था, क्योंकि ना तो कन्विंसिंग एविडेंस थे, वर्चुअल सर्टिनिटी थी, और ना ही रीजनेबल था, एज द केस जो भी होगा। अब लेकिन वो फैक्ट पैदा हो गए हैं जिससे या तो चीजें वर्चुअली सर्टन हो गई है विद कन्विंसिंग एविडेंस, या वो रीजनेबल सर्टन हो गई है, एज द केस जो भी एप्लीकेबल है, तो आपको उस समय जाके डीटीए को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। द एंटरप्राइज रिकॉग्नाइज प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड डीटीए टू द एक्सटेंट दैट इट हैज बीन बिकम रीजनेबली सर्टन और वर्चुअली सर्टन एज द केस में बी, दैट सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम विल बी अवेलेबल अगेंस्ट विच डीटी कैन बी रियलाइज्ड। क्लियर है जी? तो डीटीए के सारे पॉइंट क्लियर हो गए, एक बार देख लीजिए जल्दी से। चलिए, तो डीटीए में फर्स्ट पॉइंट था आपका मीनिंग, क्लियर है?
दूसरा रिकॉग्निशन के बारे में बात कर ली, ठीक है, रिव्यू एंड रीअसेसमेंट के बारे में बात कर ली, रिव्यू भी कर लिया और रीअसेसमेंट भी कर लिया, क्लियर। अब चलते हैं डीटीएल के बारे में। डीटीएल आपका ये रहा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैसे बनती है? जब आपकी टैक्सेबल अकाउंटिंग इनकम ज्यादा हो, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा हो माइनस टैक्सेबल इनकम, और ये जो डिफरेंस है टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आ रहा है, इनटू टैक्स रेट। जब आपकी अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, और ये जो डिफरेंस है ये टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आ रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए टैक्स रेट से इस डिफरेंस को, तो जो अमाउंट निकल के आएगी वो आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी, क्लियर। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपको ऑलवेज रिकॉग्नाइज करनी है, ठीक है। आइए, इट इज द टाइमिंग डिफरेंस, it is timing difference result in accounting income exceed taxable income and tax effect on such difference result in DTL accounting income minus taxable income into tax rate, और इससे आपका DTL बन जाएगा। DTL आपको लायबिलिटी आपको ऑलरेडी रिकॉर्ड करनी है, इसके लिए ना तो आपको वर्चुअल सर्टिलिटी चेक करनी है, ना ही आपको रीजनेबल सर्टिलिटी चेक करनी है, और ना ही इसको रिव्यू या रीअसेस करने की जरूरत है, क्लियर है, समझ आया। तो DTA में ज्यादा पॉइंट है, डीटीएल में सिंपल है, अगर आपका डीटीएल बन रहा है, अगर आपकी करंट ईयर में अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है और ये टाइमिंग डिफरेंस की वजह से ज्यादा है, तो ऐसे केस में आपको डीटीएल क्रिएट करना पड़ेगा, और ये डीटीएल को ना तो आपने देख चेक करना है, ना तो इसको इसकी रिकॉग्निशन को चेक करना है कि आगे जाके पे करना भी पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। आपको जस्ट अगर आप बनता है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, ना ही इसको रिव्यू और रीअसेस करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। डीटीए, डीटीएल, टाइमिंग डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस, टैक्सेबल इनकम, अकाउंटिंग इनकम, ऑल क्लियर, क्लियर है ना। नेक्स्ट चलते हैं मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट में हम सबसे पहले करंट टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं और फिर डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। पहले करंट टैक्स निकालेंगे, फिर टाइमिंग डिफरेंस निकालेंगे, उसके ऊपर आप डीटीए डिटेल आएगा, फिर जोड़ के आपके पास टोटल टैक्स एक्सपेंसेस आ जाएंगे, क्लियर है। पहले हम क्या निकालेंगे? ऑलवेज करंट टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको टैक्स एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना है, टैक्स एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं, तो पहले करंट टैक्स आएगा, फिर सेकंड नंबर पे टाइमिंग डिफरेंस निकालेंगे और उसके ऊपर डीटीए डिटेल बन जाएगा। फिर करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को जोड़ने के बाद आपके पास टोटल प्लस माइनस करने के बाद आपके पास टोटल टैक्स एक्सपेंसेस बन जाएंगे। आइए, करंट टैक्स निकाला जाएगा, शुड बी मेजर्ड यूजिंग द एप्लीकेबल टैक्स रेट एंड टैक्स लॉ, यूजुअली मेजर यूजिंग द टैक्स रेट एंड टैक्स लॉ दैट हैव बीन एनेक्टेड एट द बैलेंस शीट डेट। तो आपको वो रेट यूज करने हैं जो फ्यूचर में एनेक्ट होंगे, यहां पर ये रेट करने हैं जो अपने आज के ऊपर एप्लीकेबल है, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना, दोनों के रेट नॉर्मली आपके क्वेश्चन में सेम ही है। चलिए एग्जांपल देखिए, शो द एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर 1 and 2 बाय अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L का एक्सट्रैक्ट बताना है, ठीक। अब देखिए, ईयर 1 में आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इधर, और इधर 3 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, इधर भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, और एम्प्लॉय कॉस्ट दे रखी है, और इधर भी एम्प्लॉय कॉस्ट दे रखी है। एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड बोनस ऑफ 50,000 नॉट येट पेड, और इधर इंक्लूडिंग बोनस ऑफ करंट ईयर विच हैज बीन पेड एंड बोनस ऑफ लास्ट ईयर वाज आल्सो पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो ये 50,000 की वजह से टाइमिंग डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ये बोनस है जो इस 2 लाख में इंक्लूड है, ये बोनस है, ये 2 लाख में इंक्लूड है, इसको हमने पे नहीं किया, तो अकाउंटिंग इनकम में तो एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम में ये एक्सपेंस माइनस नहीं होगा, टैक्सेबल इनकम में उस ईयर में माइनस होगा जिस ईयर में ये पे होगा, तो अगले साल जाके इसको हमने पे कर दिया है, तो टाइमिंग डिफरेंस एक ईयर में पैदा हुआ और अगले साल में रिवर्स हो गया। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले करंट टैक्स की कैलकुलेशन होगी, ठीक है, और करंट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें टैक्सेबल इनकम निकालनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स कैसे निकालोगे आप देखो, एज पर द करंट टैक्स एज पर द इनकम टैक्स निकलता है, पहले टैक्सेबल इनकम निकालनी पड़ेगी, फिर हम उसके ऊपर क्या निकालेंगे? करंट टैक्स कैलकुलेट करेंगे। पहले फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, 2 लाख का रेवेन्यू आपके पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी दे रखी है जितनी 11,50,000। अब एम्प्लॉय कॉस्ट में से 50,000 माइनस करोगे, क्योंकि करंट टैक्स एज पर द इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है और वो इस बोनस को कभी अलाउ नहीं करेंगे, तो 1,50,000 आप माइनस कर दीजिए, टैक्सेबल इनकम आपकी 7 लाख हो जाएगी। टैक्स रेट आपका 30% है, या आपका करंट टैक्स हो गया 2 लाख का, क्लियर है। अब डेफर्ड टैक्स निकालोगे, सेकंड ईयर का भी चेक कर लेते हैं। करंट टैक्स 3 लाख है, 30 लाख आपकी रेवेन्यू है, 30 लाख। उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की 17 लाख,
उसके बाद 2,90,000 आपने एम्प्लॉय कॉस्ट माइनस की, इंक्लूडिंग बोनस ऑफ करंट ईयर विच हैज बीन पेड एंड बोनस ऑफ लास्ट ईयर विच वाज आल्सो पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। इसमें दोनों चीजें इंक्लूड कर रखी हैं, तो माइनस 290 माइनस कर दीजिए। नहीं सॉरी, नॉट लिखे, यहां पे शब्द नॉट था, नॉट इंक्लूडेड बोनस ऑफ लास्ट ईयर वाज आल्सो पेड ड्यूरिंग द करंट। इसमें बोनस, ये तो करंट ईयर का बोनस है और करंट ईयर की चीजें हैं, तो पे कर दिया तो ये तो अलाउड ही है। करंट ईयर का बोनस आपने पे भी कर दिया, डिक्लेयर भी किया, तो वो तो अलाउड है। साथ ही साथ पिछले साल का बोनस जो डिक्लेयर किया था लेकिन पे नहीं किया, वो भी करंट ईयर में ही पे हुआ, तो करंट ईयर के आपके जो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गई, 290 तो अलाउ है ही है, प्लस पिछले साल का बोनस जो डिक्लेयर हुआ था वो भी आपने करंट ईयर में पे कर दिया, तो आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट करंट ईयर में कितनी बन गई? 3,40,000। ये आपने 3,40,000 बन गई। ये आपकी टैक्सेबल इनकम आती है। 30% टैक्स निकालोगे तो आपका करंट टैक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट ईयर में करंट टैक्स आएगा और इस तरीके से सेकंड ईयर में आपका करंट टैक्स आएगा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टिल यहां तक कोई डाउट है तो आप प्लीज जल्दी से पूछ लीजिए। फर्स्ट ईयर में आपका क्या आ जाएगा? फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपका इस तरीके से करंट टैक्स आ गया। अब आपको निकालना है डेफर टैक्स, क्योंकि टैक्स एक्सपेंसेस के लिए डेफर टैक्स भी चाहिए और करंट टैक्स भी चाहिए। डेफर टैक्स निकालने के लिए आपको टाइमिंग डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, टाइमिंग डिफरेंस ईयर 1। टाइमिंग डिफरेंस कैसे निकलते हैं? ये फॉर्मेट आपको, अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो कर लेना, नहीं तो आपकी इच्छा, आप कोई और तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, ईयर 1 ईयर 2 ओपनिंग टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, नील है। 50,000 का टाइमिंग डिफरेंस पैदा हुआ करंट ईयर में, 50,000 का टाइमिंग डिफरेंस पैदा हुआ, इस 50,000 का टाइमिंग डिफरेंस आ गया। ठीक, टाइमिंग डिफरेंस कोई रिवर्स तो नहीं हुआ पूरे साल में। क्लोजिंग टाइमिंग डिफरेंस कितना है? 50,000। तो क्लोजिंग टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर आप टैक्स रेट लगा दीजिए। ठीक है, अब देखो इस टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है और आपकी अकाउंटिंग इनकम कम है। इस टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, क्योंकि टैक्सेबल इनकम में एक्सपेंस अलाउ नहीं ना किया, तो टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो जाएगी और अकाउंटिंग इनकम कम हो जाएगी। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है और उसका कारण टाइमिंग डिफरेंस है, तो उसके ऊपर जो टैक्स का इफेक्ट आएगा वो डीटीएल क्रिएट करेगा। तो आप देखो 50,000 का आपका क्लोजिंग टाइमिंग डिफरेंस है और ये 50,000, इसमें आपकी टैक्सेबल इनकम माइनस आपकी अकाउंटिंग इनकम है। ऐसी है ना, टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, अकाउंटिंग इनकम कम है, उसकी वजह से टाइमिंग डिफरेंस है। और इसके ऊपर जो टैक्स रेट लगाओगे 30%, वो आपके पास डीटीए बनाएगा या डीटीएल बनाएगा? वो ऑलवेज आपका डीटीएल बनाएगा। तो इस तरीके से 15,000 आ गया और ये आपका डीटीएल हो गया, और क्लोजिंग डीटीएल इतना ही आएगा। डीटीए बना रहा है, नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ डीटीए बनेगा, सॉरी मैंने आपको गलत बोल दिया। आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, सॉरी, आपकी टैक्सेबल इनकम अगर अकाउंटिंग इनकम से ज्यादा है तो आपका डीटीए बनता है, तो हमने डीटीए क्रिएट कर लिया। क्लियर? कितना? 15,000 का डीटीए करंट ईयर में क्रिएट हो गया। अगले साल चलते हैं। ठीक, 50,000 आपके पास ओपनिंग बैलेंस है। अब टाइमिंग डिफरेंस का ओपनिंग बैलेंस आएगा 50,000। क्या करंट ईयर में कोई टाइमिंग डिफरेंस ऐड हुआ है? नहीं हुआ। टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स हो गया? बिल्कुल रिवर्स हुआ है। 50,000 जो बोनस अलाउड नहीं किया था, करंट ईयर में अलाउड कर दिया, तो वो टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स हो गया। ठीक, तो टाइमिंग डिफरेंस क्लोजिंग पे कितना है? नील हो गया। अब आप बताइए, अब आपको डीटीए बनाने की जरूरत है? जब टाइमिंग डिफरेंस ही नील है तो डीटीए नहीं बनेगा उस पर, तो जो ऑलरेडी डीटीए बना होगा वो करंट ईयर में रिवर्स हो जाएगा। याद रखना, कई बार डीटीएल नहीं बनता होता, डीटीए रिवर्स हुआ होता है, हमें लगता है डीटीएल बन रहा है, तो आपको रिवर्सल भी ध्यान में रखना है। कई कोई क्वेश्चन में ऐसे आते हैं कि डीटीएल बना दो, डीटीएल नहीं बनाना, वो डीटीए रिवर्स हुआ होता है। तो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चनों में एक पॉइंट आपके क्वेश्चन बुक्स में है जहां पर वो आपको लगता होता है डीटीए बन रहा है, नहीं वो डीटीएल नहीं बन रहा होता, वो डीटीए रिवर्स हो रहा होता है। तो इस केस में आपको डीटीए रिवर्स करना। ठीक है, तो डीटीए रिवर्स कितना होगा? 15,000। तो इस तरीके से आपका डेफर टैक्स एसेट और डेफर टैक्स एसेट क्रिएट हो गया और ऊपर आपका करंट टैक्स। डेफर टैक्स एसेट टैक्स एक्सपेंसेस में से माइनस हो जाता है। आपको याद हो, मैंने बताया टैक्स एक्सपेंसेस इज इक्वल टू करंट टैक्स माइनस डेफर टैक्स एसेट। तो आपके टैक्स एक्सपेंसेस आते हैं, लायबिलिटी होती है तो ऐड होता है और एसेट होता है तो माइनस होता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये आपके पास रेवेन्यू दिया हुआ है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। पीएनएल बना रहे हैं एज पर द कंपनी एक्ट बना रहे हैं, ध्यान देना।
एज पर द इनकम टैक्स एक्ट नहीं बना रहे, एज पर द कंपनी एक्ट बना रहे हैं। 20 लाख है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने माइनस कर दिया, इंप्लाई कॉस्ट आपने माइनस कर दिया, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, और आप देखो टैक्स एक्सपेंसेस, ये आपका करंट टैक्स है और डेफर्ड टैक्स माइनस कर दिया मैंने, डीटीए बनाया था, तो ये आपके टैक्स एक्सपेंसेस होंगे, माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा दूसरे ईयर में। ये आपका 30 लाख का है, और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 17 लाख है, और 2,90,000 आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, आपका करंट टैक्स आएगा। अब आप देखो डीटीए यहाँ पे माइनस था तो रिवर्स होएगा, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपके टैक्स एक्सपेंसेस इतने आ जाएंगे, वो माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डीटीए, और डीटीएल उसका टैक्स इंपैक्ट ऐसे आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं, देखिए जल्दी से। हाँ जी, देखिए, एबीसी लिमिटेड प्रिपेयर इट्स अकाउंट एनुअली ऑन 31 मार्च। आप अपने अकाउंट बना रहे हो एनुअली 31 मार्च में। ऑन 1 अप्रैल 2001 इट परचेज ए मशीन एट ए कॉस्ट ऑफ 1,50,000। 1 अप्रैल 2001 को आपने 1,50,000 पे कॉस्ट पर एक मशीन खरीद ली। द मशीन हैज ए यूजफुल लाइफ ऑफ 3 ईयर एंड निल स्क्रैप वैल्यू। मशीन की यूजफुल लाइफ आपकी 3 साल है और जिसकी स्क्रैप वैल्यू आपकी निल है। ऑल्दो इट इज एलिजिबल फॉर 100% फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स। एज पर इनकम टैक्स 100% की डेप्रिसिएशन पहले साल में ही मिल जाएगी। द स्ट्रेट लाइन मेथड इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर अकाउंटिंग पर्पज। यानी कि एक मशीन खरीदी है जो हमने 1 अप्रैल 2001 को खरीदी 1,50,000 के ऊपर, इनमें ना टैक्स रेट का अंतर आ गया। एज पर द इनकम टैक्स इसको पहले साल में 100% डेप्रिशिएट कर देंगे, और एज पर द अकाउंटिंग इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से फॉलो करेंगे। अब डेप्रिसिएशन में जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? डीटीए क्रिएट होता है कि डीटीएल क्रिएट, जो भी टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपका डीटीएल क्रिएट होगा। यहाँ पर आपका डीटीएल, क्योंकि यहाँ पर आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी फर्स्ट ईयर में और अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगी, क्योंकि इनकम टैक्स आपको अलाउ करेगा ज्यादा टैक्स 100%, और अकाउंट्स आपको कम टैक्स अलाउ करेगा, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम फॉल कर जाएगी। और जिस देखो डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में ज्यादा है फर्स्ट ईयर में, अकाउंटिंग में कम है, तो देयरफॉर आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। और जिस वजह से अगर अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है और टैक्सेबल इनकम कम है और टाइमिंग डिफरेंस कारण है, उसकी वजह से आपका डीटीएल बन जाएगा। अगले सालों में डीटीएल रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, अगले सालों में डीटीएल रिवर्स हो जाएगा। ऑल्दो इट इज एलिजिबल फॉर 100% फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन allowance for tax purpose, the straight line method is considered appropriate for accounting purpose. ABC Limited has profit before depreciation and taxes 2 lakh each year and corporate tax rate आपको ये given है, अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। show the extract of statement of P&L। आपके क्वेश्चनों में टैक्स रेट अलग अलग नहीं दिए होते, ये जस्ट मैंने अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। आप इसको नहीं ध्यान, इग्नोर भी मारना चाहते हो आप इग्नोर मार सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो कंप्यूटेशन ऑफ करंट टैक्स एक दे रखा है आपको, पहले तो करंट टैक्स ही निकालना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तीनों सालों में सेम है। करंट टैक्स कैसे निकलेगा? करंट टैक्स कैसे निकलेगा? टैक्सेबल इनकम के ऊपर निकलेगा। तो आपको पहले करंट टैक्स निकालना ऑलवेज इसी फॉर्मेट में निकालना है अगर आपकी टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। कंप्यूटेशन ऑफ करंट टैक्स ईयर दे रखा है 2001-2, 2002-3, 2003-4। आपके पास प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 2 लाख दे रखा है। डेप्रिसिएशन आपने एज पर इनकम टैक्स पहले साल में अलाउ कर देनी है 1,50,000 की, तो आपके पास दूसरे सालों में डेप्रिसिएशन आपकी अलाउ नहीं होगी, क्योंकि सारी की सारी डेप्रिसिएशन आपने पहले साल ही अलाउ कर दी, तो अगले सालों में आपकी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगी। टैक्सेबल प्रॉफिट पहले साल में 50,000, सेकंड ईयर में 2 लाख और थर्ड ईयर में 2 लाख। टैक्स रेट दे रखा है, पहले ऑफकोर्स करंट ईयर के टैक्स लगेंगे। यहाँ पर आपका 40% है तो करंट टैक्स बन गया, यहाँ पे 35% है तो करंट टैक्स बन गया, यहाँ पे 38% हो, इतना इतना करंट टैक्स हो गया। यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं माइनस किया? क्योंकि डेप्रिसिएशन 100% ऑलरेडी पहले साल में अलाउड है और बाकी चीजें कुछ है नहीं, तो करंट टैक्स पहले साल में इतना बन गया, सेकंड ईयर में इतना बन गया, थर्ड ईयर में इतना बन गया। अब आप डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करोगे, पहले करंट टैक्स फिर डेफर्ड टैक्स, ठीक है। डेफर्ड टैक्स करने के लिए आपको टाइमिंग डिफरेंस निकालना पड़ेगा। चलिए, ईयर कंप्यूटेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की वजह से आपका डेफर्ड टैक्स आएगा।
2001 2, 2002 3, 2003 4। ओपनिंग टाइमिंग डिफरेंस कितना? नील है। टाइमिंग डिफरेंस एडिशन कितनी होगी करंट ईयर में? 1 लाख की। क्यों? डेप्रीशिएशन का 1 लाख का डिफरेंस है। 1.5 लाख की एसेट है। कंपनी एक्ट स्टेटलाइन मेथड अलाउ कर रहा है, तो हर साल कितनी डेप्रीशिएशन माइनस करोगे? 50 50 एंड 50। इनकम टैक्स ने सारी डेप्रीशिएशन पहले साल ही अलाउ कर दी। कितने का डिफरेंस आ गया पहले साल में? 1 लाख की डेप्रीशिएशन का डिफरेंस आ गया। तो 1 लाख का टाइमिंग डिफरेंस पैदा हो गया। समझ आया कैसे आया? इनकम टैक्स के हिसाब से आपकी डेप्रीशिएशन 1,50,000 है और कंपनी एक्ट के हिसाब से आपकी डेप्रीशिएशन 50,000 है, तो 1 लाख का आपका क्या हो जाएगा? टाइमिंग डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स तो कोई नहीं हुआ, तो टोटल क्लोजिंग टाइमिंग डिफरेंस आपका 1 लाख हो जाएगा। क्लियर है? और टाइमिंग डिफरेंस में आप जानते हो कि आपकी अकाउंटिंग इनकम जो है वो ज्यादा है और टैक्सेबल इनकम कम है। डेप्रीशिएशन आपने इनकम टैक्स में ज्यादा अलाउ कर दी, ठीक है ना, और अकाउंटिंग इनकम में डेप्रीशिएशन कम है, जिससे आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है और टैक्सेबल इनकम कम है। और इस टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर आपको क्या क्रिएट करना है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो 40% टैक्स रेट दे रखा है, तो इस तरीके से आपका टाइमिंग डिफरेंस की वजह से 40,000 की आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी पहले साल में। क्लियर है? और ये आपकी डिटेल क्रिएटेड पहले साल में। अगले सालों में चीजें रिवर्स शुरू हो जाएंगी। क्यों रिवर्स होंगी? उधर 100% डेप्रीशिएशन, अगले साल इनकम टैक्स की डेप्रीशिएशन 0 हो जाएगी और अकाउंटिंग की डेप्रीशिएशन 50,000 है। तीसरे साल इनकम टैक्स की डेप्रीशिएशन 0 है, क्योंकि सारी डेप्रीशिएशन तो पहले साल ही लगा दी। सेकंड ईयर में 0 डेप्रीशिएशन, थर्ड ईयर में 0 डेप्रीशिएशन। सेकंड ईयर में 0 है, थर्ड ईयर में 0 है, लेकिन इनकम टैक्स तो 50,000 की डेप्रीशिएशन लगा रहा है, तो वो जो 1 लाख का टाइमिंग डिफरेंस है अगले 2 सालों में रिवर्स हो रहा है। ठीक है, आइए सेकंड ईयर में करंट टैक्स तो निकल गया। टाइमिंग डिफरेंस, ओपनिंग टाइमिंग डिफरेंस 1 लाख है। क्या करंट ईयर में टाइमिंग डिफरेंस में कोई एडिशन हुई? नहीं हुई। रिवर्सल कितना हुआ है? 50,000। क्यों? क्योंकि अब देखो ना, अब अकाउंटिंग इनकम फॉल करने लगी है, टैक्सेबल इनकम बढ़ गई है। टैक्सेबल इनकम में हमने करंट ईयर में 0 डेप्रीशिएशन क्लेम की है और अकाउंटिंग इनकम में 50,000 की, तो ये 50,000 का जो डिफरेंस है ये रिवर्स हुआ है, जो पहले हम क्लेम कर चुके हैं, तो रिवर्सल हो गया 50,000 और ये आपका क्लोजिंग टाइमिंग डिफरेंस आएगा। ठीक है, क्लोजिंग टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर 35% आपको डिटेल क्रिएट करना है। टैक्स रेट ये है, क्लोजिंग टाइमिंग डिफरेंस 55,000 है ना, आपको 55% यानी कि इतने का क्या चाहिए? क्या चाहिए? डिटेल चाहिए। हमारा डिटेल है कितने का? 40,000 का। हमारा डिटेल कितना है? तो हमें इतने का रिवर्सल करना पड़ेगा, 22,500। 17,500 का चाहिए, और क्योंकि एज पर द क्लोजिंग टाइमिंग डिफरेंस 50,000 ही रह गया, 50,000 के ऊपर 35% रेट निकालोगे तो आपको इतना डिटेल चाहिए, लेकिन आपके पास ऑलरेडी 40,000 पड़ा हुआ है, तो आपका डिटेल 22,500 से रिवर्स हो जाएगा। समझ आया? ठीक, नेक्स्ट थर्ड ईयर में टाइमिंग डिफरेंस कितना था? 50,000 का। 50,000 का एडिशन तो ही नहीं, तीसरे साल जाके ये भी रिवर्सल हो गया और आपका टाइमिंग डिफरेंस नील हो गया। टैक्स रेट आपका 30% है, टाइमिंग डिफरेंस क्लोजिंग नील है, तो आपको डिटेल नील चाहिए। क्लोजिंग डिटेल आपका नील है, खत्म हो गया। आपका ऑलरेडी जो डिटेल बना हुआ था वो रिवर्स हो जाएगा। आपके पास डिटेल कितना था? 17,500, वो रिवर्स कर देंगे और ये 17,000 रिवर्सल ऑफ डिटेल हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? और आप एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में चलते हैं। अब ये जो एक्सट्रैक्ट बनता है एज पर द कंपनीज एक्ट बनता है, तो पहले आपने क्या निकाल लेना है? पहले आपने करंट टैक्स कैलकुलेट कर लेनी है और फिर आपने क्या कैलकुलेट करना है? डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर लेना है, फिर आपने एक्सट्रैक्ट बनाना है। आइए 2001 2, 2002 3, 2003 4 आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है और आपने डेप्रीशिएशन एज पर द कंपनीज एक्ट माइनस कर दी है। और एक मिनट ये हटा दूं, अगला एग्जाम्पल है ना ये। चलो इधर आ जाते पहले। 40% ये हो गया, सॉरी एक्सट्रैक्ट पर आइए। ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन आ गया, ठीक है, डेप्रीशिएशन माइनस कर दी, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। टैक्स एक्सपेंसिस चेक कर लो, करंट टैक्स पहले साल 20,000 है और डिटेल ऐड होता है आपको याद है, ठीक है, तो टोटल टैक्स इतना बन गया 90,000। सेकेंड ईयर में करंट टैक्स आपका 70,000 है और जितना डिटेल रिवर्स होएगा वो माइनस हो जाएगा 22,500, तो ये आपका टैक्स बन जाएगा।
और थर्ड ईयर में आपका करंट टैक्स इतना है और जितना डीटीएल रिवर्स होएगा वो इतना माइनस हो जाएगा और बाकी ये आपका टैक्स बन जाएगा और ये आपका क्लोजिंग प्रॉफिट आपका टैक्स बन जाएगा। डेप्रीशिएशन के केस में ध्यान रखना होता है, डीटीए डीटीएल अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये देख लिया करो रिवर्स तो नहीं हो रहा, ठीक है, सीधा डीटीए, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा डिफरेंस दिया होता है तो आंसर में हम कई बार डीटीए क्रिएट करने को बोल देते हैं, कई बार वो रिवर्सल ऑफ डीटीएल भी होता है, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल, ये देखो शो एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L बाय अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 अप्लाई करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास गिवन है, सन्ड्री एक्सपेंसेस आपके पास गिवन है। एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन सन्ड्री एक्सपेंसेस, बोनस नॉट येट पेड 40,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 एंड डोनेशन है 5,000 की, ठीक है। डिडक्शन अलाउड अंडर 80G, 80G की डिडक्शन अलाउड है, ये इनकम टैक्स के अंदर अलाउड है 1,000 की। द कंपनी हैड परचेज वन मशीन, लाइफ 3 ईयर है, फॉर रिसर्च पर्पज ₹30,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन हैज नॉट बीन क्लेम्ड, नहीं आएगा, हैज क्लेम्ड एज पर इनकम टैक्स 100%, डेप्रिसिएशन अलाउड एज पर द जो भी है इन द ईयर ऑफ परचेज, आपको इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन 100% अलाउड है। 3 साल की लाइफ है तो कंपनी एक्ट में तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड मानेंगे, कंपनी एक्ट में हमारी जो डेप्रिसिएशन होगी हम उसको क्या मानेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आप देखो किन की वजह से डिफरेंस आएगा, बोनस की वजह से टाइमिंग डिफरेंस आएगा, प्रोविजन की वजह से टाइमिंग डिफरेंस आएगा और डोनेशन में 1,000 की वजह से टाइमिंग डिफरेंस आएगा, 4,000 की वजह से तो परमानेंट डिफरेंस है। डोनेशन में जो 4,000 है वो तो परमानेंट डिफरेंस है, ठीक है। इनकम टैक्स 1,000, देखो जो आपका कंपनी एक्ट है वो तो आपका 5,000 का डिडक्शन अलाउ कर देगा, लेकिन इनकम टैक्स कितना अलाउ करेगा, सिर्फ 1,000, तो 4,000 का परमानेंट डिफरेंस, ठीक है, 4,000 का परमानेंट डिफरेंस है। ये टाइमिंग डिफरेंस है, ये टाइमिंग डिफरेंस है, इसमें 4,000 का परमानेंट डिफरेंस है। कंपनी एक्ट में आप 5,000 माइनस करोगे डोनेशन में और इनकम टैक्स सिर्फ 1,000 ही अलाउ करेगा, तो 4,000 का ये परमानेंट डिफरेंस है, ये कभी रिवर्स नहीं होने वाला। और जो डेप्रिसिएशन है उसकी वजह से टाइमिंग डिफरेंस आएगा। तो 3 कारण है जिसकी वजह से टाइमिंग डिफरेंस आएगा, एक बोनस की वजह से, एक प्रोविजन की वजह से और एक डेप्रिसिएशन की वजह से। बोनस की वजह से डीटीए बनेगा या डीटीएल बनेगा, बोनस की वजह से टाइमिंग डिफरेंस आएगा 40,000 का, डीटीए बनेगा या डीटीएल बनेगा। बोनस की वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी, बोनस की वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगी, बोनस अलाउ नहीं करेंगे तो आप टैक्स ज्यादा पे करोगे, आपका डीटीए बनेगा बोनस की वजह से। सेकंड, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसकी वजह से भी आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप बैड डेट तो माइनस नहीं कर रहे, है ही नहीं है, प्रोविजन इनकम टैक्स में माइनस करते नहीं है, तो जिससे टैक्सेबल इनकम आपकी ज्यादा हो जाएगी, तो इसकी वजह से आपका क्या बनेगा, डीटीए बनेगा, ज्यादा आप टैक्स पे कर दोगे। डोनेशन तो परमानेंट डिफरेंस है, उसका तो ना तो डीटीए बनता है ना डीटीएल बनता है। अब आते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में आप देखो हम 3 साल में डेप्रिशिएट कर रहे हैं और इनकम टैक्स एक ही साल में डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहा है, सारी डेप्रिसिएशन एक ही साल में अलाउ हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन का जो टाइमिंग डिफरेंस आएगा उस पर डीटीएल बनेगा, डेप्रिसिएशन का जो टाइमिंग डिफरेंस आएगा उस पर डीटीएल बनेगा। तो 3 कारण है, देखो बोनस वाले पार्ट पे जो टाइमिंग डिफरेंस आएगा उस पर डीटीए बनेगा, प्रोविजन वाले पार्ट पे जो टाइमिंग डिफरेंस आएगा उस पर भी डीटीए बनेगा, डोनेशन वाला पार्ट आपका परमानेंट डिफरेंस है, उसके बाद जो डेप्रिसिएशन की वजह से टाइमिंग डिफरेंस आएगा उस पर डीटीएल बनेगा। क्लियर है? आइए पहले करंट टैक्स कैलकुलेट करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक ही साल का डाटा दिया हुआ है, 5 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस में चेक करो, 40,000 बोनस माइनस कर दिया, 10,000 आपने प्रोविजन माइनस कर दी और 5,000 आपने डोनेशन माइनस कर दी। आपने बोला था 1,000 डोनेशन अलाउड है, 1,000 आगे जाके अलाउड करेंगे, यहाँ तो सारा डिसअलाउ हो जाएगा, तो आपके पास सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,45,000 बन जाएंगे और डेप्रिसिएशन आप 30,000, क्योंकि एसेट कितने का खरीदा आपने, 30,000 का ही खरीदा, और एज पर द इनकम टैक्स 100% डेप्रिसिएशन हम अलाउ कर देंगे जिस ईयर में परचेज किया है, तो 30,000 की आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है, ये आपके पास 2,25,000 आ गया। और आप डोनेशन अलाउ करोगे 1,000 की 80G के अंदर, तो आपकी टैक्सेबल इनकम इतनी आ गई और करंट टैक्स आपका बनता है 67,200, ये आपका करंट टैक्स आ गया। अब आप डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी
कैलकुलेट करोगे। अब हर आइटम का अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसी पे डीटी बन रहा है, किसी पे डीटीएल बन रहा है, और बाद में नेट करके देख लेंगे कि ओवरऑल डीटीए बनेगा या ओवरऑल डीटीएल बनेगा। आपको हर चीज का अलग अलग निकालना पड़ेगा। कंप्यूटेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स, डेप्रीशिएशन है, बोनस है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डोनेशंस। टाइमिंग डिफरेंस आएगा इस पे भी टाइमिंग डिफरेंस आएगा, इस पे भी टाइमिंग डिफरेंस आएगा, इस पे परमानेंट डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ओपनिंग टाइमिंग डिफरेंस के केस में, डेप्रीशिएशन के केस में निल है। टाइमिंग डिफरेंस ऐड कितना होगा, आप देखो, एज पर द इनकम टैक्स 30,000 की डेप्रीशिएशन आएगी, और एज पर द कंपनी एक्ट 10,000 की डेप्रीशिएशन आएगी, तो 20,000 का टाइमिंग डिफरेंस आएगा। एज पर इनकम टैक्स सारी की सारी डेप्रीशिएशन आप जिस ईयर में आप खरीद रहे हो उसी समय क्लेम कर लोगे, और एज पर द कंपनी एक्ट 3 साल में डेप्रीशिएशन क्लेम करोगे, तो 3 साल में डेप्रीशिएशन क्लेम करोगे तो हर साल डेप्रीशिएशन कितनी हो जाएगी, 10,000, तो 20,000 का टाइमिंग डिफरेंस आएगा। तो 20,000 का टाइमिंग डिफरेंस आपका ये आगे ऐड हो गया। रिवर्सल तो कोई नहीं हुआ, ये आपके पास क्लोजिंग टाइमिंग डिफरेंस है। इसके ऊपर डीटीएल क्रिएट होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं डेप्रीशिएशन वाले पार्ट पे 30% टैक्स रेट है तो डीटीएल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आगे बोनस का टाइमिंग डिफरेंस है, ओपनिंग टाइमिंग डिफरेंस बोनस का कोई नहीं था, एडिशन इन टाइमिंग डिफरेंस 40,000, रिवर्सल तो कोई हुआ नहीं बोनस का, इसी साल तो पैदा हुआ है। रिवर्सल कब होगा, जिस ईयर में एक्चुअल में बोनस पे हो जाएगा उस ईयर रिवर्स हो जाएगा। क्लोजिंग टाइमिंग डिफरेंस, इस पे डीटीए क्रिएट होगा 30% के हिसाब से, तो 12,000 का आपका डीटीए क्रिएट हो गया। क्लियर है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओपनिंग टाइमिंग डिफरेंस आपके पास कोई नहीं है, एडिशन इन टाइमिंग डिफरेंस 10,000 ऐड हो गया। रिवर्सल तो हुआ नहीं, रिवर्सल कब होगा, जिस ईयर में बैड डेट्स एक्चुअल में आएंगे उस ईयर में रिवर्सल होगा, अभी तो रिवर्सल हुआ नहीं, तो ये आपका क्लोजिंग टाइमिंग डिफरेंस है। इसके और आप 30% निकालोगे तो ये आपके पास डीटीए बन जाएगा। तो टोटल आपके पास 15,000 का डीटीए बना है और 6,000 का आपका डीटीएल बना है, तो नेट करके कितना आ जाएगा, कितना, 9,000 का आपको डीटीए बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 9,000 का आपको डेफर्ड टैक्स एसेट डीटीए बनाना पड़ेगा। अब एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख है, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दीजिए, और सन्ड्री एक्सपेंसेस इसमें अपनी डेप्रीशिएशन इंक्लूड कर ली है, ठीक है, इंक्लूडिंग 10,000 की डेप्रीशिएशन, वो हमने इंक्लूड करके 2 लाख माइनस कर दिया, ये आपका 2 लाख आ गया। एज पर द कंपनी एक्ट बनता है ये सारी चीजें। सन्ड्री एक्सपेंसेस आपकी जितने भी दिए थे, आई थिंक 1,80,000 के दे रखे हैं, 1,45,000 दे रखा है। डेप्रीशिएशन आपने अलग से दे रखी है 30,000 की, तो ये जोड़ दिया 1,75,000, नहीं ऊपर देखते, सॉरी 2 लाख ही है, तो डेप्रीशिएशन इसमें इंक्लूड ही है, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन हमने इंक्लूड कर लिया, हम मान के चल रहे हैं इसमें डेप्री इंक्लूड है तो माइनस कर दिया। अब आप देखो टैक्स एक्सपेंसेस, करंट टैक्स आपके इतने बन रहे हैं, और नेट डेफर्ड टैक्स एसेट कितना बन रहा है, 9,000 का, यहाँ पर ये 9,000, और डेफर्ड टैक्स एसेट को माइनस करते हैं तो हमने माइनस कर दिया, ये आपके पास टैक्स एक्सपेंसेस बन गए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट हो गया, ठीक है जी। एक बार इन एग्जाम्पल को देख लोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे करना है। तो मैंने 3 टाइप के एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप के दे दिए, जैसा आपके केस में एप्लीकेबल होगा लगा दीजिए। टाइमिंग डिफरेंस हर एक कंपोनेंट का अलग अलग निकालना होता है, इसमें हमने वो सीखा कि सबका इकट्ठा नहीं निकलेगा, किसी पे डीटीए बनेगा, किसी पे डीटीएल बनेगा, सबका अलग अलग निकालना है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट आपका ओवरऑल डीटीए डीटीएल हम नेट करके रिकॉर्ड करते हैं। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने ये चेक किया, इससे ऊपर वाले एग्जाम्पल में कि टैक्स रेट अलग अलग होने की वजह से हर साल का डीटीए डीटीएल अलग अलग निकल जाता है, ठीक है। टैक्स रेट चेंज होने की वजह से आपको हर साल का सीधा डिफरेंस पे नहीं कैलकुलेट कर सकते, सारी कैलकुलेशन आपको दोबारा करनी पड़ती है डीटीए डीटीएल के ऊपर, क्योंकि टैक्स रेट का डिफरेंस हो जाता है। इसलिए हम लोग क्लोजिंग दोबारा से निकाल के रिवर्सल करते हैं, नहीं तो हम जितना इतना रिवर्स हो रहा है उसका रिवर्स करते रहिए, ऐसा नहीं होगा। दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना नया आएगा, ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ माइनस करके, ये टैक्स रेट डिफरेंट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए 40% यहाँ होता, 40% यहाँ होता, फिर तो क्या था, जितना रिवर्स हुआ, जितनी टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स हुआ उसका डीटीए डीटीएल रिवर्स कर दो। यहां ऐसे नहीं कर पाओगे। आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल सी बात है, आपको दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नया डीटीए कितना चाहिए, नया डीटीएल कितना चाहिए एज पर द न्यू टैक्स रेट, और एग्जिस्टिंग कितना पड़ा हुआ है बाकी रिवर्स कर देंगे, इसलिए करना पड़ रहा है आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि बैलेंस शीट में जो डेफर्ड टैक्स एसेट होगा वो नेट करके नॉन करंट एसेट के अंदर डीटीए दिखाना है आपने, और बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नॉन करंट
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपको दिखाना है। और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आपको यहाँ पर टैक्स एक्सपेंसेस में, बाकी सारी चीजें तो आपको मालूम ही है, टैक्स एक्सपेंसेस में से आपको करंट टैक्स माइनस करना है और डेफर्ड टैक्स, ये दोनों को नेट करके आपने यहाँ से माइनस करना है और ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। नाउ व्हाट इज टैक्स हॉलीडेज, ट्रीटमेंट अंडर टैक्स हॉलीडेज। होता क्या टैक्स हॉलीडेज, आइए डिस्कस करते हैं। कई बार आपको टैक्स हॉलीडेज मिल जाते हैं। टैक्स हॉलीडे का मतलब होता है कि आपको कई सालों तक टैक्स ही नहीं लगेगा। तो जो डीटीए पैदा हो रहा है, जो रिवर्स होगा टैक्स हॉलीडे के दौरान, वो आपको डीटीए नहीं बनाना, क्योंकि उसका बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डेफर्ड टैक्स, जो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से डेफर्ड टैक्स आ रहा है, वो अगर रिवर्स टैक्स हॉलीडे के दौरान हो जाए, टैक्स हॉलीडे वो टाइमिंग होती है जब सरकार आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाती है, ये एज पर द एग्रीमेंट होता है, सरकार आपके ऊपर उस पीरियड के दौरान टैक्स नहीं लगाती है। अब क्योंकि सरकार टैक्स नहीं लगा रही है, तो देयरफॉर उस दौरान ना तो डेफर्ड टैक्स एसेट का बेनिफिट मिलेगा और ना भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आप आज टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो जो कि टैक्स हॉलीडेज में रिवर्स होगा, चाहे वो डीटीए बना लो चाहे डीटीएल बना लो, तो उस ना तो डीटीए को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है ना डीटीएल को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। सपोज करो आज हमने टाइमिंग डिफरेंस रिकॉर्ड कर लिया और वो अगले 4 सालों में रिवर्स हो जाएगा, लेकिन अगले 4 सालों हम तो टैक्स हॉलीडे के अंदर काम कर रहे हैं, तो 10 साल तक टैक्स ही नहीं लगना। तो ऐसे केस में हम ना तो डीटीए बनाएंगे उस टाइमिंग डिफरेंस का, ना ही डीटीएल बनाएंगे। अगर आज टाइमिंग डिफरेंस पैदा हो रहा है, जैसे डीटीए बन रहा है, जो कि हमें लगता है 10 साल बाद रिवर्स होएगा और हमारी टैक्स हॉलीडे 9 साल के पड़े हैं, तो वहां पे हम डीटीए क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि टैक्स हॉलीडे के बाद रिवर्स होएगा, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। और वो भी हमें देखना है कि 10 साल बाद हमारे पास टैक्सेबल इनकम भी होनी चाहिए, जिससे हम उसका बेनिफिट ले सकें। सिमिलरली आज हमारा टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है, और जिससे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पैदा हो रही है। ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स होएगी 15 साल बाद, और हमारा टैक्स हॉलीडे 10 साल के लिए चलेगा, क्योंकि ये रिवर्स 15 साल बाद होगी तो पे करना पड़ेगा 15 साल बाद। तो ये आपको ये डीटीएल इस पार्ट के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेफर्ड टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस विच रिवर्स ड्यूरिंग द टैक्स हॉलीडे शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज। इसका आपके ऊपर क्वेश्चन भी है हमारे मटेरियल में। अगर वो उसी पीरियड में, देखो सपोज करो 2 साल बीत गए, 2 साल बीत गए और आज तीसरा साल चल रहा है टैक्स हॉलीडे का, टैक्स हॉलीडे में मिले 10 साल का, पहला साल बीत गया, दूसरा साल बीत गया, तीसरा साल चल रहा है, तीसरे साल में टाइमिंग डिफरेंस आ गया। टाइमिंग डिफरेंस तो निकालोगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जब टैक्स लगना नहीं है तो टैक्सेबल इनकम क्यों निकाल रहे हो, कैलकुलेशन सारी करनी है, सरकार टैक्स नहीं लेगी बस। तो आपने तीसरे साल में हॉलीडेज के तीसरे टैक्स हॉलीडेज के तीसरे साल में डेफर्ड टैक्स टाइमिंग डिफरेंस निकाल लिया। ये टाइमिंग डिफरेंस 8वें साल में जाके रिवर्स होएगा, हमें ऐसा लगता है, और इससे डीटीएल क्रिएट हो रही है। तो क्या आपको डीटीएल क्रिएट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बोलो। 8वें साल में जाके रिवर्स हो रहा है, क्यों? तीसरा साल चल रहा है, 7 साल और होके टैक्स हॉलीडे खत्म हो जाएगा। तो 8वां साल, 2 साल निकल गए हमारे टैक्स हॉलीडे के, तीसरा साल भी निकल गया, तो 7 साल और भरे ना टैक्स हॉलीडे के, और जो डीटीएल रिवर्स हो रहा है वो 8वें साल में जाके रिवर्स हो रहा है। तो आपको यहां पर डीटीएल क्रिएट करना चाहिए, समझ रहा है? अगर वो डीटीएल 6वें साल में जाके रिवर्स हो रहा है तो आपको वो डीटीएल क्रिएट नहीं करना चाहिए। सेम डेफर्ड टैक्स एसेट में भी है। अगर आप आज टाइमिंग डिफरेंस की वजह से डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट कर रहे हो जो 3 साल बाद रिवर्स हो जाएगा, तो आपको 3 साल बाद उसका बेनिफिट ही नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी ही 0 है, टैक्स हॉलीडे में ही रिवर्स हो गया। अगर उसका बेनिफिट 15 साल बाद मिलना है तो उस समय तक टैक्स हॉलीडे खत्म हो जाएगा। तो आप डीटी को रिकॉर्ड करोगे अगर वर्चुअली सर्टन हो लॉसेस के केस में विद कन्विंसिंग एविडेंस, और अगर अदर केसेस में रीजनेबल सर्टन हो तो आपको उसका डीटीए बना लेना, ठीक। और मान लीजिए जो टाइमिंग डिफरेंस पहले होगा वो पहले रिवर्स होता है, जो अगले साल पैदा होता है वो अगले साल रिवर्स होता है। जैसे मान लो पहले साल भी टाइमिंग डिफरेंस आया, मान लो ये 1 2 3 4 5, ये 5 साल का आपके पास हॉलीडे है। यहां पर टाइमिंग डिफरेंस आया, 100 रुपए का डीटी बना, यहां पर भी 100 रुपए का 120 का डीटी बना। हमें लगता है कि हर साल 10-10 लाख रिवर्स हो जाएगा, ठीक है।
यह 10-10 रुपए रिवर्स हो जाएगा, यहाँ हर साल 30-30 रुपए रिवर्स हो जाएगा, यहाँ हर साल 40-40 रुपए रिवर्स हो जाएगा। तो इसका पहले रिवर्स होएगा 40, इसका फिर रिवर्स होएगा 40, और इसका रिवर्स 20 इसका, और 20 दूसरे वाले का रिवर्स हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट का तो सारा ही सारा टैक्स हॉलिडे में रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, आपने 100 डीटीए बनाया, पैदा हुआ टाइमिंग डिफरेंस, इसका डीटीए बन रहा है, और ये टाइमिंग डिफरेंस 40 यहां पे रिवर्स हो गया, 40 यहां पे रिवर्स हो गया, और 20 यहां पे रिवर्स हो गया। तो इसका तो आपका टैक्स हॉलिडे में रिवर्स हो गया, इसका डीटीए बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन इधर देखिए 120 का, इसका टाइमिंग डिफरेंस यहां से स्टार्ट हुआ है, तो 20 ही रिवर्स हुआ है, तो 100 का आपको डीटीए क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि ये टैक्स हॉलिडे के बाद रिवर्स हो। ये बात समझ में आई? तो वही लिखा हुआ है यहां पर, जो टाइमिंग डिफरेंस पहले आया वो पहले रिवर्स होएगा, जो बाद में आया बाद में रिवर्स होएगा। तो पहले वाला चेक कर लीजिए, पहले वाला टाइमिंग डिफरेंस क्या वो टैक्स हॉलिडे में रिवर्स हो गया, तो फिर उसका डीटीएल मत बनाइए, डिटेल मत बनाइए। दूसरा टाइमिंग डिफरेंस फिर बाद में चेक करिए कि वो कब रिवर्स हो रहा है, तो अगर वो टैक्स हॉलिडे में रिवर्स होगा तो डिटेल मत बनाइए, अगर उसका कुछ पार्ट टैक्स हॉलिडे के बाद रिवर्स होगा तो उसके ऊपर डिटेल आपको बनाना पड़ेगा। डेफर्ड टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस विच रिवर्स आफ्टर tax holiday period should be recognized in the year in which timing difference originate। तो आपको उसी ईयर में डिटेल बनाना पड़ेगा जिस ईयर में ओरिजिनेट हो रहा है, बस आपको पता होना चाहिए रिवर्स टैक्स हॉलिडे के बाद होगा। ठीक है, फॉर द अबव पर्पस द टाइमिंग डिफरेंस विच ओरिजिनेट फर्स्ट शुड बी कंसीडर्ड टू रिवर्स फर्स्ट। क्लियर है? जो पहले ओरिजिनेट हो रहा है वो रिवर्स भी पहले होगा, यानी कि जिस ईयर में डिटेल पैदा हो रहा है उसी ईयर में आपको रिकॉग्नाइज करना है, ये देख के कि ये रिवर्स कब हो रहा है। ठीक है, और जो पहले पैदा होता है वो पहले रिवर्स होता है, जो बाद में पैदा होता है वो बाद में रिवर्स होता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, मैट को लेके क्या प्रोविजन है? डीटीए और डीटीएल ऑलवेज बी मेजर्ड यूजिंग रेगुलर टैक्स रेट इवन इफ करंट टैक्स इज पेड अंडर दिस मैट के सेक्शन। मैट का इफेक्ट नहीं आएगा आपकी डीटीएल के ऊपर, नॉर्मल टैक्स की प्रोविजन कैलकुलेट होगी जो इनकम टैक्स एक्ट की लगती है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। हमने क्या सीखा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि दो टाइप की इनकम होती है, एक आपकी अकाउंटिंग इनकम होती है, एक आपकी टैक्सेबल इनकम होती है। फिर इन दोनों में डिफरेंस के दो कारण होते हैं, एक परमानेंट डिफरेंस होता है, एक टेम्परेरी डिफरेंस होता है। परमानेंट डिफरेंस छोड़ दीजिए, टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से हमारे पास डिटेल बनता है। टाइमिंग टेम्परेरी डिफरेंस के क्या कारण है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। फिर हम बात करते हैं टैक्स कितने टाइप का होता है। जब हम टैक्स एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो वो दो टाइप का होता है, एक उसमें करंट टैक्स का पार्ट होता है, एक दूसरा डेफर्ड टैक्स का पार्ट होता है। करंट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो टैक्सेबल इनकम के एज पर द इनकम टैक्स निकलता है, और डेफर्ड टैक्स वो होता है जो डेफर्ड टैक्स या टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आता है। टाइमिंग डिफरेंस की वजह से जो डेफर्ड टैक्स आता है वो डेफर्ड टैक्स एसेट भी हो सकता है, वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा? अगर आपकी टैक्सेबल इनकम अकाउंटिंग इनकम से ज्यादा है और उसका रीजन टाइमिंग डिफरेंस है, तो वहां पे जो डेफर्ड टैक्स आएगा वो आपका डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम कम है और अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है और उसका डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आया है, वहां पे जो आपका डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड टैक्स बनेगा वो आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी। टोटल जो टैक्स के एक्सपेंसेस होते हैं उसमें टैक्स एक्सपेंसेस इज इक्वल टू करंट टैक्स माइनस डेफर्ड टैक्स, तो वो आपका टोटल टैक्स एक्सपेंसेस है, या फिर करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, वो आपका टोटल टैक्स एक्सपेंसेस होते हैं। क्वेश्चन कैसे करने होते हैं? क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने होते हैं पहले। अच्छा, डेफर्ड टैक्स एसेट को आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना होता है? डेफर्ड टैक्स एसेट का मतलब मैंने आपको बता दिया। डेफर्ड टैक्स एसेट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? टाइमिंग डिफरेंस इनटू टैक्स रेट। जब आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा होती है तो हम डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट को हम कैलकुलेट तो हो गया, क्या उसे रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना हमें देखना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना। अगर आप ऑलरेडी लॉसेस में हो, अगर आपके पास अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, तो ऐसे केस में अगर आपके पास वर्चुअल सर्टिनिटी हो और कन्विंसिंग एविडेंस हो तभी आप डेफर्ड टैक्स एसेट को रिकॉर्ड करोगे। अगर अदर केसेस हैं तो आपको अगर रीजनेबल सर्टिनिटी होगी तभी आप डेफर्ड टैक्स एसेट को रिकॉर्ड कर लोगे। डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करते समय आपको एक चीज और ध्यान देनी है, उसको रिव्यू और रीअसेस भी करना है। रिव्यू करने का मतलब जो आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है उसको आगे बेसिस के ऊपर रिव्यू करते रहना है कि कहीं वो रिवर्स तो नहीं हो रहा, कि उसको डी रिकॉग्नाइज करने की जरूरत तो नहीं है। और रीअसेस का मतलब होता है कि अगर आपने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था डीटीए को, या दोबारा से रिकॉर्ड करने की जरूरत तो नहीं है, तो आपको रिव्यू और रीअसेस भी करना है।
दूसरा चलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज तब पैदा होते हैं जब आपकी अकाउंटिंग इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम से ज्यादा होती है, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से उस पर टैक्स रेट मल्टीप्लाई किए तो डीटीएल आता है। तो डीटीएल आपको ऑलवेज रिकॉर्ड करना होता है। क्लियर है? जब आप क्वेश्चंस करते हो तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें टैक्स की कैलकुलेशन की बात होती है, यहां पर हम बात सिर्फ ये करेंगे जिसमें टैक्स की कैलकुलेशन की बात हो रही है। जिसमें टैक्स की कैलकुलेशन की बात हो रही है सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे करंट टैक्स। करंट टैक्स सबसे पहले आप टैक्सेबल इनकम निकाल लेंगे, टैक्सेबल इनकम के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमारा टैक्स रेट होगा वो आपसे करंट टैक्स आ जाएगा। टैक्सेबल इनकम एज पर द इनकम टैक्स एक्ट निकलती है, उसके ऊपर एंड में जो आया उसके ऊपर आप करंट टैक्स का रेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे आपकी टैक्सेबल इनकम आती है। सेकंड नंबर पे हमने डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है, वो हमारी टाइमिंग डिफरेंस पे आती है। तो पहले हम स्टेप में टाइमिंग डिफरेंस देख लेंगे, क्लोजिंग टाइमिंग डिफरेंस कितना है, ओपनिंग टाइमिंग डिफरेंस कितना, एडिशन हुआ कितना, रिवर्स हुआ, क्लोजिंग टाइमिंग डिफरेंस। उसके ऊपर आपने डीटीए या डीटीएल कैलकुलेट करना है। डीटीए बनेगा या डीटीएल बनेगा, आपको ये देखना है कि उससे टैक्सेबल इनकम उस आइटम से ज्यादा है या अकाउंटिंग ज्यादा हो रही है, उसके हिसाब से डीटीए डीटीएल कैलकुलेट करना है। दोनों चीजें जब आप कैलकुलेट कर लेते हो और फिर आप दोनों को जोड़ के आप पीएनएल में टैक्स एक्सपेंसेस क्रिएट करते हो। पीएनएल में टैक्स एक्सपेंसेस दोनों को जोड़ के आते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल आइटम्स हैं तो आपको हर एक का डीटीए डीटीएल अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर आपको जोड़ प्लस माइनस करके टोटल डीटीए डीटीएल पता लगेगा। क्लियर है? क्लियर। उसके बाद बात आती है टैक्स हॉलीडेज की। अगर आपका डीटीए डीटीएल क्रिएट हो रहा है और अगर टैक्स हॉलीडे में ही रिवर्स हो रहा है तो आपको उसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर उसका रिवर्सल टैक्स हॉलीडेज के बाद होगा तभी टाइमिंग डिफरेंस की वजह से डीटीए डीटीएल क्रिएट होगा। और मैट का कोई कंसेप्ट इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्वेश्चन करते समय आप डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट पे जरा ध्यान देना कि कहीं डीटीएल क्रिएट हो रहा है या डीटीए रिवर्स हो रहा है, ये आपको जरूर देखना पड़ेगा, इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। टैक्स हॉलीडे वाले क्वेश्चन में भी जो पहला टाइमिंग डिफरेंस है वो पहले रिवर्स होता है, क्योंकि आप देखोगे ना कब रिवर्स हो रहा है। जो पहला टाइमिंग डिफरेंस होगा वो पहले रिवर्स होगा, जो बाद में टाइमिंग डिफरेंस पैदा हुआ वो बाद में रिवर्स होगा। इसके ऊपर हमारे बुक में एक क्वेश्चन भी है, तो आप प्लीज एक बार देख लेना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।